आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का बार्क में स्वागत है और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेरे लिए पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं अपने मातृभूमि बिहार की। तो हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं किसकी? बिहार की। जब से मैंने पढ़ने और पढ़ाने की कार्यक्रम को शुरू किया है, दो सब्जेक्ट मेरे काफी फेवरेट रहे हैं। एक साइंस, जिसको कि पढ़ाने का मौका अभी तक नहीं मिला है और एक भी वीडियो हम इसमें लोड नहीं कर पाए हैं, पर 72nd बीपीएससी से पहले जरूर हम साइंस को भी पढ़ाएंगे और संभव होगा और जो कि होना भी चाहिए 71st बीपीएससी मेन से पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी कवर करने का कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं तो नहीं पढ़ा पाएंगे। और दूसरा जो है वो है बिहार। तो बिहार मुझे पढ़ने में भी काफी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी लगना चाहिए और लगते आया है। ऑफलाइन सेंटर में जहां भी पढ़ाया हूं तो बिहार को हमने काफी अच्छा से समझने का कोशिश किया है और काफी फेवरेट सब्जेक्ट है। ये जो बिहार की पूरा जो सिलेबस है जो बीपीएससी में पूछा जाता है, ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस के अलावा। तो इसको हम पढ़ाएंगे। इसमें बस एक ही चीज आप लोग की तरफ से डिमांड करेंगे कि टाइम हमको थोड़ा इसमें अच्छा खासा दीजिए। टाइम लेकर हम अच्छे से कवर करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग जितना भी हो सकता है, जहां से भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, वो सब हम पढ़ेंगे। और कुछ चीज तो जो जहां से क्वेश्चन नहीं भी बनता है, बस इंटरेस्ट के कारण हम पढ़ाएंगे। आज तो सिंपल है, इंट्रोडक्शन है सिर्फ बिहार का। जो हमारी मातृभूमि माता बिहार है, इनके सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो आज तो ज्यादा चीज नहीं कवर कर पाएंगे, हालांकि बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें हम बिहार की एक ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं मेरे द्वारा, यानी मैं कुमार गौरव आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप अपना सपोर्ट इसमें हमको जरूर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। और इसको आप खुले मन से, खुले विचार से, प्रसन्नता के साथ पढ़िए कि हमें इतना जो हमारी मातृभूमि है, हमारा राज्य बिहार है, जिसके बारे में हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। जब हम कई फिल्म देखते हैं या जैसे तारक मेहता का शो देखते हैं तो लोग कैसे प्राइड के साथ कहते हैं जय महाराष्ट्र, उसी तरह हमें भी जय बिहार कहना चाहिए और बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए, जो कि होता भी है सभी लोगों को। इसलिए हमारी ये दायित्व बनता है कि सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, जस्ट बिकॉज वी आर बिहारी, हमें बिहार के बारे में एक संपूर्ण जानकारी, एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इसके लिए हमारा काम रहेगा कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी लेक्चर हो सकता है बिहार से संबंधित, चाहे वो बिहार हिस्ट्री, या फिर हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे अलग से 2-4-5 मिनट का, जिसमें हम बताएंगे कि बिहार के बारे में हम क्या क्या चीज पढ़ाएंगे। फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड इंटरव्यू वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक रिगार्डिंग बिहार। करंट अफेयर्स भी जो बिहार से संबंधित है वो भी लाया जाएगा, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसको कवर करेंगे। उसके लिए हम ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लेते, एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा कि हम इसमें क्या क्या डील करने वाले हैं। आइए आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहला चीज जो किसी भी बिहारी के मन में आना चाहिए, या कोई भी भारत का रहने वाला या विदेश का भी इवन है, वो अगर बिहार के बारे में जानना चाहता है तो ये जानना चाहिए कि हमें हमारी राज्य के नाम बिहार कहाँ से आई, क्यों हमें बिहार के नाम से बुलाया जाता है, हमारे राज्य को बिहार क्यों बोला जाता है। ये बिहार एक वर्ड से बना है जो है विहार। ये जो विहार आपको दिख रहा है इससे बना है, इसी से अपभ्रंशित होकर इसी का मिस प्रोनाउंसिएशन है बिहार। ये जो विहारा था ये पाली और संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है, ये प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस थे बुद्धिस्ट मंक के लिए। जो बुद्धिज्म से संबंधित साधु हैं, संत हैं, वो विहारा में रहते थे। यानी जहां बुद्धिस्ट साधु संत रहते हैं, बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, वैसे जगह को हम विहार कहते हैं। एंशियंट टाइम से ही जो हमारा भूमि है, बिहार की भूमि है, जहां गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। हिंदुइज्म में जैसे मोक्ष कहते हैं, बुद्धिज्म में उसे निर्वाण कहते हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल डिफरेंसेस है, उसमें नहीं जाते हैं, पर जहां बुद्ध भगवान को इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई,
निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो भूमि है हमारा बोध गया, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बिहार है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विहाराज रहते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध का इतना जो इम्पोर्टेंट क्षण है यहाँ से जुटा हुआ है। जैसे कि कुछ नोटेबल महाविहार के बारे में आपने जरूर सुना होगा। नालंदा महाविहार, महाविहार मतलब ऐसे विहार जो महान हो, जो बड़ा हो, जो विकराल हो, विस्तार जिसका अत्यधिक हो, यानी जो बड़े विहार थे उसे ही महाविहार कहा गया। जैसे नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार जो भागलपुर में थी, उदंतपुरी महाविहार जो बिहार शरीफ में थी। ये सब के बारे में चर्चा आगे और डिटेल में किया जाएगा। तो ये सब जितने भी महाविहार हैं, ये भी बिहार के रीजन में ही थे। जब अरब मुस्लिम इन्वेडर्स पहली बार बिहार में अटैक करता है 12th सेंचुरी में, और हमारे नालंदा महाविहार के जो पुस्तकालय हैं उसको जला देता है, उसी समय उन लोगों ने विहार, जो विहारा शब्द था, इसको विहार विहार कहने लगा, और धीरे धीरे मिस प्रोनाउंस होते होते यही क्या बन गया, बिहार बन गया। तो बिहार हमारा राज्य का नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में विहाराज होते थे, जहां बुद्धिस्ट साधु संत जो रहने की जगह थी, उसकी अधिक प्रचुरता होने के कारण, उसकी अधिकता होने के कारण, उसकी संख्या में बहुत होने के कारण इस रीजन में, इसलिए बिहार धीरे धीरे बिहार बन गया, और आज बिहार के नाम से पूरा दुनिया भर में मशहूर है। ये देखिए नालंदा महाविहार का एक फोटो लगाया गया है। जब भी हम ये विहार शब्द लेते हैं, विहारा, जो ये विहारा शब्द है, इसके साथ साथ हम चैत्य को भी पढ़ते हैं। ये दोनों का डिफरेंस जानना चाहिए, हमने यही इंक्लूड कर दिया, ऐसे अलग जगह भी पढ़ते हैं। तो ये जो विहारा है, ये है रेस्टिंग प्लेस या रेसिडेंस है बुद्धिस्ट मंक के लिए, जहां वो लोग रहते थे। रहते थे मतलब जैसे आप लोग घर में रहते हैं, हम लोग घर में रहते हैं, उस तरह से जो रेसिडेंस की प्लेस है उसे विहारा कहते थे। और चैत्या है जहां वो पूजा करते थे, यानी ये वर्शिप प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मंक है, जहां वो बुद्धिस्ट साधु संत पूजा पाठ करते हैं, अपना तपस्या करते हो, ध्यान लगाते हो, बुद्ध भगवान की पूजा करते हो, उसे हमने चैत्य कहा। और जहां वो रहते हैं उसे हमने विहारा कहा। तो चैत्य क्या हुआ? प्रेयर हॉल, वर्शिप या कांग्रीगेशन, जो स्तूपा भी जहां होती है, जैसे ये देखिए बीच में स्तूप है, चारों तरफ से जो साधु संत हैं वो पूजा पाठ करेंगे, प्रेयर हॉल है, इसे ही चैत्या कहते हैं। तो विहारा क्या हुआ? ये मोनेस्टिक ड्वेलिंग या लिविंग क्वार्टर है, जहां रहते हैं, जहां साधु संत रहते हैं उसे विहार कहते हैं, और जहां वे पूजा पाठ करते हैं उसे चैत्य कहते हैं। तो ये दोनों बात भी याद रखिएगा। तो आप अभी हमने सिंपल सी चीज पढ़ी कि बिहार, हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा क्योंकि बिहार में बहुत अधिक मात्रा में विहाराज थे, जहां बुद्धिस्ट साधु संत रहते थे। मुस्लिम इन्वेडर्स जब 12th सेंचुरी में आए, जो अरब मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे इस एरिया को बिहार कहने लगा, और चलते चलते मिसप्रोनाउंस होके वही शब्द बिहार बन गया, और आज ये बिहार है। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं बिहार के, कहाँ सिचुएटेड है ऐसा। पहला है एरिया क्या है बिहार, ये आपको रट लेना है कि बिहार की जो एरिया है, बिहार की जो क्षेत्रफल है, वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप किलोमीटर स्क्वायर बना लीजिएगा, क्योंकि एरिया जब भी होता है किलोमीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्लूडेड रहता है। लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं, तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर इज किलोमीटर स्क्वायर। तो बिहार की एरिया क्षेत्रफल कितनी है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ बिहार। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। ये है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये है बिहार की एरिया। बिहारी होने के नाते बिहार की जो प्रतिष्ठित एग्जाम है बीपीएससी, उसमें अपियरिंग होने के कारण आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इसकी एरिया होती है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो पूरे भारत का 2.86% है। यानी अगर भारत की एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर माना जाए, तो इसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन 2.86% है। समझ गए कि अगर बिहार की एरिया 100 किलोमीटर, इंडिया की एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो बिहार की कितना हो जाएगी? 2.86%। यानी इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इंडिया में बिहार का कंट्रीब्यूशन एरिया में 2.86% है। 2.86%, ये भी आपको याद रहना चाहिए एग्जैक्ट एकदम, कि 94,163 किलोमीटर बिहार की एरिया है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, और ये 2.86% कंट्रीब्यूट करती है भारत के एरिया में। जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जो संख्या है लोगों की, वो है 10,40,99,452। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि 2011 सेंसस में 14-15 साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज एन ओल्ड फिगर,
और अब आबादी इससे कहीं अधिक होगी, जो कि अगला सेंसस होगा उससे पता भी चलेगा और उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी 2011 का सेंसस के हिसाब से बिहार की आबादी है 10,40,99,452। ये भी आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, कम से कम 3 डिजिट तक तो यहाँ तक तो आप याद ही रखिए, 10,40,99,452। पर एक फोन नंबर और आप याद रख लीजिए, ये भी तो कोई बुरा नहीं होगा। 10,40,99,452 ये हमारी बिहार की आबादी है। और भारत की आबादी में हमारी कंट्रीब्यूशन 8.4% है। यानी अगर भारत में आबादी 100 पीपल है अगर भारत में, तो उसमें 8.4 लोग बिहार के रहने वाले हैं। समझ गए? और बाकी जो बच गए तो वो सब अलग राज्य के रहने वाले हैं, झारखंड, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि के रहने वाले हैं, साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। मतलब कि भारत की पॉपुलेशन में, भारत की आबादी में बिहार की कंट्रीब्यूशन 8.4% है। कोई दिक्कत नहीं। जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन है, एक तो हमने देखा कितना, 10,40,99,452 इतने लोग हैं बिहार में। किसके हिसाब से? सेंसस 2011 के हिसाब से। 2011 का सेंसस यह बताता है कि बिहार की आबादी 10,40,99,452 है। लेकिन ये तो काफी पुराना है। तो उसके बाद जो हमारा रिपोर्ट आया है, कास्ट सेंसस जो कराया गया 2023 में, इसके हिसाब से बिहार की आबादी 10,07,00,000, आप एवरेज में याद रखिए, सॉरी 13,07,00,000 या 13.07 करोड़, आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसका भी डाटा गूगल पर अवेलेबल है, आसानी से आप निकाल के पूरा भी याद कर सकते हैं, पर क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है और ये इसकी जो जो क्रेडिबिलिटी है उतना हाई नहीं है जितनी सेंसस की होती है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा सेंसस से ही पूछी जाएगी। लेकिन अगर कभी बाय चांस पूछ लिया गया तो आपको बताना है कि बिहार की आबादी 13.07 करोड़ या 13,07,00,000 बिहार की आबादी लगभग इतना है। 13 करोड़ भी आप याद रख सकते हैं तो काम बन जाएगा। 13.07 करोड़ बिहार की आबादी है। किसके हिसाब से? कास्ट सेंसस जो 2023 में कराई गई उसके हिसाब से। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो बिहार अगर पूरा इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसको अरेंज किया जाए एरिया के हिसाब से, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और जितने भी हैं एमपी या जो भी स्टेट्स हैं, इसको अगर एरिया के वाइज अरेंज किया जाए सिर्फ स्टेट्स को, तो बिहार का नंबर आएगा 12वें नंबर पर। यानी एरिया के हिसाब से बिहार 12 नंबर की राज्य है। बिहार इज 12th लार्जेस्ट स्टेट अमंग स्टेट्स। यानी सिर्फ स्टेट को अरेंज किया जाए, इसमें हम यूटी को अरेंज नहीं कर रहे हैं, तब बिहार की नंबर कितनी रहेगी? 12वीं नंबर की रहेगी एरिया के हिसाब से। यानी कि जो सबसे बड़ा एरिया है, जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ भी है, जो सबसे बड़ा एरिया है, जैसे राजस्थान पहले दिया गया, फिर एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, इस तरह से अरेंज किया जाए तो 12वें नंबर पर कौन आएगा? अपना प्यारा बिहार। 12 नंबर पर आ जाएगा बिहार एरिया के हिसाब से। इसमें सिर्फ स्टेट रखे, लेकिन इसमें स्टेट और यूटीज दोनों रख लिया जाए तो बिहार का नंबर 13वां हो जाएगा, क्योंकि बीच में आ जाएगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख जो है वो बिहार से बड़ा है। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत के राज्यों को अगर आप एरिया के हिसाब से अरेंज करते हैं तो बिहार की नंबर कितनी होगी? तो 12 होगी। लेकिन भारत के राज्य और यूटी दोनों को अरेंज किया जाए तो बिहार की नंबर 13 हो जाएगी, क्योंकि लद्दाख बिहार से बड़ा है। देखिए यहाँ लद्दाख कितना बड़ा दिख रहा है, ये लद्दाख है पूरा, है ना लद्दाख। और बिहार कितना बड़ा है? ये बिहार है, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो बिहार लद्दाख से छोटा होने की वजह से ऐसा है। लद्दाख इज लार्जर देन बिहार इन एरिया। तो 12th लार्जेस्ट स्टेट अमंग स्टेट की बात करें और 13 लार्जेस्ट अगर स्टेट और यूटी दोनों की बात करें, हम समझाने में आपको सक्षम हो पाए होंगे। अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार तीसरे नंबर के स्टेट हैं। 2011 का सेंसस की बात हो रही है, संभावना हो सकती है ऐसी, हालांकि कम इसकी संभावना है कि कास्ट से या जो अभी अगले सेंसस कराया जाए, क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, तो हो सकता है दूसरे नंबर पर भी पहुंच जाए। हालांकि पहला नंबर पर आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि यूपी हमसे लगभग दुगना ज्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। 22-23 करोड़ तो 2011 सेंसस के हिसाब से ही था, तो वहां तक तो हम नहीं जा सकते हैं, पर हाँ हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा नंबर पर या तो चले गए हों या कुछ समय आने वाले समय में चले जाएंगे। लेकिन अभी 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार 3rd लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। एरिया के हिसाब से 12 स्टेट में, और अगर स्टेट यूटी दोनों ले लेंगे 13। पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार इज 3rd लार्जेस्ट स्टेट अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। पॉपुलेशन तो यूनियन टेरिटरी में काफी कम रहेगी, लद्दाख में कम है,
और जितने भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है तो 2 करोड़ के आसपास, 2-2.5 करोड़ के आसपास रहेगी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब में तो और कम रहेगी। तो तीसरा नंबर सभी यूटी स्टेट मिला के भी, और सिर्फ स्टेट में भी बात करें तो तीसरा नंबर ये, क्योंकि हमसे ज्यादा 2 का है, यूपी एंड महाराष्ट्र हमसे ज्यादा पॉपुलस है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। आगे है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है 1106। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? बहुत सिंपल। आप जहां भी बैठे हुए हैं अभी, आप इमेजिन कीजिए 1 किलोमीटर आपको नॉर्थ जाना है। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, पर हमारे साथ चलिए। 1 किलोमीटर आपने नॉर्थ गया, फिर आप राइट टर्न लीजिए और 1 किलोमीटर फिर चलिए इस तरफ। इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर साउथ आइए, फिर 1 किलोमीटर। ये जो एरिया बना, इसको क्या बोलेंगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर बोलेंगे। इस एरिया में बिहार में 1106 लोग रहते हैं, इतने बड़े एरिया में। समझे कि नहीं? यानी यूनिट स्क्वायर किलोमीटर में, यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। भारत में जनरली ये किलोमीटर स्क्वायर के रेट से मेजर किया जाता है। दूसरे देशों में माइल से भी मेजर किया जा सकता है। तो बिहार में 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, है ना? अगर किलोमीटर स्क्वायर बोला तभी 1106 होगा। अगर इसको माइल बोल दिया तो ज्यादा एरिया हो जाएगा ना, थोड़ा ज्यादा एरिया हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया हुआ, ज्यादा लोग रहेंगे। तो किलोमीटर स्क्वायर में ध्यान रखना है आपको कि बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 है। और ये जितने भी स्टेट है बिहार में, वो सबसे ज्यादा मोस्टली डेंस स्टेट है। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा घनत्व है। बहुत ज्यादा लोग एक छोटे से एरिया में ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। इसलिए हम बिहारी को इतने पॉपुलेशन डेंसिटी में भी रहने की आदत है। इसलिए हम क्राउड से व्यथित नहीं होते हैं, क्राउड से हम चिंतित नहीं होते हैं, क्राउड का हम मजा लेते हैं। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है देखिए। क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। कितना है? भारत का 8.6% है, आपको बताइए आगे। और लैंड कितना है? भारत का 2.8% है। यानी 2.8% एरिया पर 8.6% लोग रह रहे हैं। भारत खुद एक पॉपुलेटेड देश है, उसमें भी बिहार उन सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे है घनत्व के मामले में, जो जनसंख्या घनत्व है। क्योंकि 1106 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी हम काफी पॉपुलेटेड है। इसका यह नतीजा है कि एग्रीकल्चरल लैंड फ्रेगमेंटेड है। क्योंकि छोटे से भूमि पर इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो हमारा जो भूमि होगा वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया होगा। और यही एग्रीकल्चरल लैंड अधिक होने के कारण हमारे यहाँ मार्जिनल फार्मर्स बहुत अधिक होंगे, जिसको हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे। इसी के वजह से हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मर्स सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, यानी सिर्फ पेट भरने के लिए कमाते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये महंगे फर्टिलाइजर्स नहीं खरीद सकते हैं, ये महंगे पेस्टिसाइड्स नहीं खरीद सकते हैं, ये महंगे मशीन्स नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए जो बिहार की कृषि है, मैकेनाइजेशन नहीं होगा, अच्छे पेस्टिसाइड्स नहीं आएगा, फर्टिलाइजर्स नहीं आएगा, अच्छे सीड्स नहीं आएंगे, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स नहीं आएंगे। इसके वजह से हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। और इससे जो लिंक मुद्दे हैं आगे देखेंगे। अभी तो हमने आपको सिंपल सी बात समझाई कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है काफी अधिक है, 1106 है। इसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो काफी फ्रेगमेंटेड है, इसलिए मार्जिनल फार्मर्स अधिक है। उसकी वजह से क्या समस्या हो सकती है? क्योंकि इतने अधिक लोग हैं बिहार में, इसलिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं इस पे प्रेशर ज्यादा रहेंगे। एक लैंड पर बहुत लोग खेती करेंगे, फॉरेस्ट पर बहुत ज्यादा लोग निर्भर रहेंगे, जो फिश हैं इस पे बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे, लैंड पर बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे, एयर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे। इस वजह से क्या हो सकती है? इस पे पोल्यूशन भी हो सकती है, फॉरेस्ट की कटौती भी हो सकती है, लैंड का डिग्रेडेशन हो सकता है, फिश की कमी हो सकती है। ये सब चीजें हो सकती है, नेचुरल रिसोर्स पर प्रेशर ज्यादा रहेगी। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप देखिए रोड हो, चाहे आप देखिए रेलवे हो, चाहे आप देखिए हॉस्पिटल्स हो, चाहे आप देखिए स्कूल्स हो, चाहे आप देखिए कि जो टॉयलेट्स हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो हो, ये सभी पर क्या होंगी? बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगी। रोड पर बहुत ज्यादा लोग चलेंगे, रेलवे में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, स्कूल्स में बहुत ज्यादा भीड़ होगी। इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, रोड उतना बेहतर नहीं रह पाएगा। रेलवे में बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, टिकट मिलना असंभव हो जाएगा, खास करके छठ पूजा के समय जब हम सभी बिहारी अपने घर की तरफ लौटते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम भी बिहार में देखने को मिल सकता है। इसलिए बिहार क्या होगी? मोर पॉवर्टी होगी। बिहार एक पुअर स्टेट इसलिए है, इसलिए यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ गए? और भी वजह है कि क्यों पुअर है आप। जैसे जो फ्लड आते हैं, ड्राउट आते हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट है,
ऐसा बहुत सारे कारण है, वो हम उस टॉपिक में उसको डील करेंगे। अभी तो हम सिंपल पढ़े कि जो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है, जो 2.8% लैंड है हमारे पास भारत का, लेकिन 8.6% पीपल रह रहे हैं यहाँ। इसकी वजह से क्या समस्या होती है? मोर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन होती है, इसलिए हम सब लोग कहीं दिल्ली में बसे हुए हैं, कहीं मुंबई में बसे हुए हैं, कहीं लॉस एंजल्स में बसे हुए हैं, कहीं पेरिस में है, कहीं रसिया में है। बिहारी हर जगह मौजूद है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसकी वजह भी ये है। यहाँ क्राइम की भी पॉसिबिलिटी, थेफ्ट की पॉसिबिलिटी, रूल ब्रेक की भी पॉसिबिलिटी हाई हो सकती है। आप ये सब सुनकर नाराज नहीं मानिएगा, हम भी बिहार के रहने वाले हैं और आ, हमारी मातृभूमि है बिहार, लेकिन जो रियलिटी है उसको तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। बिना पढ़े हुए आंख मूंद कर अगर हम बिहार के बारे में सिर्फ अच्छी बातें करें, सिर्फ तारीफ करें, सिर्फ इसके तारीफ में कविताएं पढ़ें, तो हम इसको संभार नहीं पाएंगे, इसको सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए रियलिटी को समझना पड़ेगा। इसलिए देखिए, आप जो नवादा है, इसे बोला जाता है न्यू जामताड़ा ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर नवादा में इतना ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। हमें जाने का मौका मिला है, नवादा गए हैं, और यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जो नरकटिया का खेत होता है, जो मक्का का खेत होता है, उसमें लोग घुस घुस कर लैपटॉप लैपटॉप लेकर क्राइम करते रहते हैं। तो ये भी एक क्या है, चिंता के विषय है, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए स्कूल पर प्रेशर है, हॉस्पिटल पर प्रेशर है, इंडस्ट्री कम है, जॉब कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा क्राइम, थेफ्ट, रूल ब्रेक ये सब बढ़ सकता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ही क्राइम सबसे ज्यादा है, थेफ्ट ज्यादा है, रूल ब्रेक और दूसरे स्टेट में नहीं है। हो सकता है हमसे ज्यादा यूपी में हो सकता है हमसे ज्यादा दिल्ली में हो, पर बिहार में भी ऐसा है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं एक छोटे से फैक्ट को कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है। आप इसको अगर एक्सप्लेन करने दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? आपको ये सब चीजें ऐसे में भी मदद मिलेगी कि कैसे आप ओवरऑल लिंक कर सकते हैं चीजों को, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो एवरेज रेनफॉल है, यानी साल भर में जो बारिश होती है, लगभग 120 सेंटीमीटर होती है पर ईयर। अब आप देखिए, हर एक साल का ये डाटा अलग होगा। 120 सेंटीमीटर मतलब, मान लीजिए आपने एक यूनिट एरिया फिर से लिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया लिया, और यहाँ जो बारिश हुई साल भर में, आपको देखना है कि ये अगर पानी को छोड़ दिया जाता तो कितना हाइट तक ये पहुंच पाता। तो लगभग 120 सेंटीमीटर तक ये पहुंच पाती। इसी को कहा जाता है एवरेज रेनफॉल। इसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, यानी आप स्केल लेके खड़ा रहिए अपने छत पर और मेजर कीजिए कि हाइट कितनी दूर तक जाती। आप बता सकते हैं कि उतना रेनफॉल उस एरिया में हुआ है। तो बिहार की जो एवरेज रेनफॉल है वो 120 सेंटीमीटर पर ईयर है। हर एक साल ये क्या रहेगी? अलग रहेगी। किसी साल बिहार में ज्यादा बारिश होगी, किसी साल बिहार में सूखा पड़ जाएगा, तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। पर हम ये एक लॉन्ग टर्म का एवरेज बता रहे हैं, 120 सेंटीमीटर के आसपास बिहार की एवरेज रेनफॉल है। इसलिए बिहार को कहा जाता है ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये सभी बातें आगे आएगी तब हम देखेंगे सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, आगे आने वाली है, तब हम वहीं इसको डील करेंगे। ह्यूमिड मतलब कि जहां बारिश इस रेंज में हो उसे ह्यूमिड कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे, इसको भी हम अभी नहीं उठाना चाहते हैं, जब क्लाइमेट बिहार पढ़ते तो वहां पर पढ़ते, पर आप इससे समझ सकते हैं। जैसे डेजर्ट होता है, एक डेजर्ट रीजन होता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, उसे डेजर्ट कह देते हैं। जैसे एक होता है ड्राई रीजन, या फिर जो क्या बोल सकते हैं, यस ड्राई रीजन बोल सकते हैं। 25 से 70 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर को बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं कि थोड़े से और कम ड्राई, है ना? इसको आप ड्राई नहीं, इसको हम आ, कुछ और बोल सकते हैं शायद। चलिए इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ठीक है, तो एवरेज रेनफॉल कितनी है? 120 सेंटीमीटर पर ईयर है। ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो ये ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है बिहार की, क्योंकि इसकी बिहार में एवरेज रेनफॉल 120 सेंटीमीटर पर ईयर है, इसलिए बिहार की क्लाइमेट को ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आगे विस्तृत चर्चा है। ह्यूमिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रेनफॉल का रेंज होता है लगभग 64 से 127 के बीच में, इसके बीच में जो रेनफॉल होती है उसे ह्यूमिड क्लाइमेट कहा जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि जहाँ 16 या 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो, और बाय द वे ये जो डाटा है ये अलग अलग जो ज्योग्राफर्स हैं, जो
साइंटिस्ट हैं उसके द्वारा अलग अलग डाटा दी गई है। तो हम एक डाटा को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो कि थॉर्नवेट के द्वारा दिया गया। एक साइंटिस्ट थे थॉर्नवेट, ये सब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो हमने शायद कुछ गलती तो नहीं की? नहीं, तो मतलब कि ये जो माइक्रोफोन है उसको हमने नहीं लगाया है, पर शायद उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं, इसको लगाने पे फोकस नहीं करते हैं। तो ये जो हम बोल रहे थे कि ये अलग अलग डाटा हो सकती है। एक डाटा है कि 15 सेंटीमीटर से कम जहाँ रेनफॉल होती है उसे हम कहते हैं एरिड रीजन, जैसे डेजर्ट होती है। जहाँ 16 से 31 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल हो उसे हम लोग कहते हैं सेमी एरिड रीजन। उसी तरह सब ह्यूमिड और वेट क्लाइमेट आती है। तो बिहार ह्यूमिड रीजन में पड़ता है। अभी आपको इसकी टेंशन लेना है, मतलब इतना सिर्फ याद करना है कि बिहार का जो रेनफॉल है 120 सेंटीमीटर पर ईयर है, इसलिए बिहार जो रीजन में आती है उसे ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन्स कहते हैं। तो अगले बार से अगर कोई बोले कि बिहार किस क्लाइमेटिक रीजन में आता है, तो ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन में आता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो कहीं कहीं सब ह्यूमिड भी लिखा जाता है, क्योंकि बिहार ओवरऑल ह्यूमिड तो कह रहे हैं, पर बिहार के सदर्न पार्ट में कम बारिश होती है तो उसको सब ह्यूमिड भी कह सकते हैं। तो जहां जैसी चर्चा होगी वैसा बताया जाएगा। ये 120 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है इसके बेसिस पर पूरे बिहार ह्यूमिड रीजन में आएगा। सब ट्रॉपिकल क्यों, आगे आने वाली है इसकी चर्चा। ठीक है, जो बिहार है हम जानते हैं कि जितना भी कॉन्टिनेंटल लैंड है वो जो सी लेवल है उससे ऊपर ही रहता है, पानी के ऊपर है, तभी तो हम इसे लैंड कह रहे हैं, कॉन्टिनेंटल लैंड का हिस्सा है, तभी तो हम यहाँ निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। तो ये जो बिहार है ये लगभग जो एवरेज सी क्या बोलते हैं उसको, सी लेवल, जो एवरेज सी लेवल है उससे 53 मीटर ऊपर है। यानी अगर कोई पूछे कि बिहार का जो भूमि है उसकी हाइट क्या है सी लेवल से, ऑफ कोर्स किसी चीज़ की भी हाइट सी लेवल से मेजर किया जाता है, सिर्फ आदमी की नहीं, आदमी की तो सरफेस से मेजर किया जाएगा। पर जैसे माउंट एवरेस्ट 8488 पॉइंट समथिंग मीटर है, तो वो जो क्या हम बार बार भूल जा रहे हैं, जो सी लेवल है इससे उसकी हाइट को मेजर किया गया है। तो बिहार कितनी ऊंचाई पर है, 53 मीटर, या फीट में बोले तो 173 फीट। एक क्वेश्चन जो पिछले बीपीएससी में पूछा है कि कोसी प्लेन जो है इसकी एवरेज हाइट क्या है, तो इसकी एवरेज हाइट लगभग 30 मीटर के आसपास है। जो कोसी नदी है उसके आसपास जो प्लेन का एरिया है वो सी लेवल से लगभग 30 मीटर ऊंचा है, जो कि सिग्निफिकेंटली लोअर है इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ बिहार, क्योंकि पूरा बिहार का एवरेज 53 मीटर है, कोसी का 30 मीटर, इसलिए यहाँ ज़्यादा फ्लड होती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे है लोकेशन ऑफ बिहार इन इंडिया, कि भारत में बिहार किस तरह से बसा हुआ है। इसमें देखिए बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ये, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक होता है पॉलिटिकल सिस्टम, जो भारत का राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और जो बिहार की विभाजन की गई है उसमें जो जोनल काउंसिल है, एक बिहार का अलग अलग जोन बनाया गया। जैसे मान लीजिए ये नॉर्दर्न जोन है, ये एक वेस्टर्न जोन है, मान लीजिए सदर्न जोन है, ये एक सेंट्रल जोन है, उसी तरह इसको एक ईस्टर्न जोन बोल दिए, इसको नॉर्थ ईस्टर्न जोन बोल दिए। तो भारत को डिवाइड किया गया है अलग अलग जोन में, ताकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सके। तो ये एक पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन है। इसके बेसिस पर देखें तो बिहार को रखा गया है ईस्ट जोन में। कहाँ रखा गया है, ईस्ट जोन में। तो अगर इस बेसिस पर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बिहार बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हम कह सकते हैं कि बिहार एक ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न स्टेट है। ऐसे भी देखिए कि अगर ऊपर में नॉर्थ है, ब्लैक से बनाते हैं, ये अगर नॉर्थ है, ये अगर ईस्ट है, ये अगर साउथ है, ये अगर वेस्ट है, तो अगर ज्योग्राफी का सेंस में बोले तो कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ना तो नॉर्थ का एरिया में है, ना तो ईस्ट का एरिया में है, ना तो वेस्ट का एरिया में है, ना इस तरफ है, तो नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं उस बेसिस पर। समझ रहे कि नहीं? लेकिन तो ज्योग्राफी के बेसिस पर अगर बात करें तो ये किस एरिया में आएगी, नॉर्थ ईस्ट में आएगी। कैसे, देखिए कैसे, ऐसा करके ऐसा ड्रॉ किए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और बिहार लाई कर रही है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमने पहले ही, नॉर्थ ईस्ट हम किसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट हम पहले ही बोलते हैं, ये जो 7 स्टेट्स प्लस 1 ब्रदर है, सिक्किम प्लस 7 स्टेट्स, हम इसको ना नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो बिहार को नॉर्थ ईस्ट कैसे बोलेंगे? अगर आपसे कोई दिल्ली में कहता है कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, अगर ऐसा पूछता है, ये किसी और पार्ट में, आप साउथ इंडिया बेंगलोर गए और अगर आपसे कोई पूछ दिया कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, स्टेट नहीं पूछ रहा है, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट बोलिएगा तो वो क्या समझेगा कि आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन इस तरह से। तब आपको क्या बोलेगा,
क्या बोलना पड़ेगा कि आई बिलोंग टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्ट इंडिया आ गया ना कि ईस्टर्न पार्ट से हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा कि जो पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पर बिहार ईस्ट जोन में आती है, पर जो जियोग्राफिकल, अगर कंप्लीटली जियोग्राफिकल लोकेशन पर बात करें तो कहाँ आएगी, तब नॉर्थ ईस्ट में आएगी। पर ज़्यादा फेमस कौन है, ईस्ट जोन है। टीचर ज़्यादा क्या पढ़ाते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करते हैं। नहीं, नॉर्थ ईस्ट अगर आप कहीं भी बोलिएगा तो माना जाएगा कि आप इस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। ईस्ट बोलिएगा तब माना जाएगा कि आप या तो वेस्ट बंगाल हैं, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब 4 स्टेट को। और पिछले बजट में तो आंध्र प्रदेश को भी ईस्टर्न पार्ट का ही हिस्सा बताया गया है। तो इन सभी राज्यों को क्या माना जाता है, ईस्टर्न स्टेट्स माना जाता है। जैसे आप अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड ये सब का पार्ट है तो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब का पार्ट है। एमपी तो सेंट्रल में आ जाएगा, तो आप वेस्टर्न कह सकते हैं। उसी तरह सदर्न है, तो बिहार इस तरह से ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, ना कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। पर एक्सक्लूसिवली ज्योग्राफिकल टर्म पर लोकेशन की बात करें तो ऑफकोर्स ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो बिहार कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट करार कर दें, क्योंकि वो तो एक्सक्लूसिव जोन जो है वो इसको मिला हुआ है। आप समझे होंगे शायद हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटिकल और जो ज़्यादा फेमस है उसके बेसिस पर बिहार एक ईस्ट इंडिया का पार्ट है, एक ईस्टर्न स्टेट है। और जो ज्योग्राफिकल, अगर सिर्फ ज्योग्राफी से लिमिटेड रहे, ऐसा रहना असंभव है, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम जहाँ जो चीज़ पॉपुलर है उसी का बात करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आप किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, ना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। पर ज्योग्राफी में बिहार का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। आपने समझा होगा इस बात को, ज़्यादा इस पर हम नहीं जाते हैं। तो समझे कि ये पार्ट हम कहाँ, ईस्ट इंडिया का पार्ट है, अगर सिर्फ बात करें उस डायरेक्शन से। हालांकि हमने बताया कि अगर इस तरह से एक ड्रॉ किया जाए तो हम देख सकते हैं कि हम एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हैं। पर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इस पार्ट को कहते हैं, इसलिए इस ईस्ट पार्ट में आती है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये सबको जनरली ईस्टर्न स्टेट्स माना जाता है। हालांकि पिछले साल की बजट में आंध्र प्रदेश को भी ज़्यादा बजट देने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश एक ग्रुप में रहे। नीतीश कुमार और टीडीपी की जो पार्टी है एक ग्रुप में रहे, क्योंकि इन्हीं के दोनों कंधों पर बीजेपी टिकी हुई है, मोदी की सरकार टिकी हुई है, इसलिए दोनों को एक ग्रुप में रखा गया ताकि ज़्यादा बेनिफिट्स इस रीजन को प्रोवाइड किया जाए। आप समझे होंगे कुछ। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बिहार का शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। आपने बिहार का मैप देखा, ये देखिए, तो लगभग ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना। रेक्टेंगल मतलब 4 भुजाएं हैं। ट्राइंगल तो इसे हम किसी भी डायरेक्शन से नहीं कह सकते हैं। मैक्सिमम इसको क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल, बिकॉज 4 भुजाएं हैं। 1 2 2, एक इधर, 2 3 4, ये एक ही मानिए इधर का ऐसा। तो इसको हम एक रेक्टेंगुलर मानते हैं कि बिहार का जो शेप है कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं हम, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में हमने जो एक लेक्चर आपका लिया था, इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी या इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी से हमने आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी। उसमें आपको हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया। तो ये अगर ग्लोब है तो इसमें कुछ इमेजिनरी लेटी हुई लाइन बनाई गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसे लेटीट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी ग्लोब पर, ताकि किसी भी एरिया का प्रिसाइज लोकेशन पता कर सके, कुछ वर्टिकल लाइंस बनाया गया है, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये पैरेलल नहीं है तो इसलिए पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं कहेंगे, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है। तो किसी भी पॉइंट को हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मदद से बता सकते हैं, है ना। इसके बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिहार का भी कुछ लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन होगा ना। ठीक है, जैसे देखिए, आपने इंडिया के बारे में अगर ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो इंडियन ज्योग्राफी है, इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 पॉइंट नॉर्थ लेटीट्यूड से शुरू होती है, और जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाती है। आपने ऐसा पढ़ा होगा। उसी तरह जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट भी पढ़ा होगा, 68.7 एंड 97.25 ईस्ट पढ़ा होगा। उसी तरह बिहार के बारे में भी हमें पढ़ना है कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये किस लेटीट्यूड पर
किस लेटीट्यूड पर ये बसा हुआ है, यानी कौन सा लेटीट्यूड यहाँ से पास होता है। उसी तरह जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये किस लेटीट्यूड पर है। ये तो समझ में आया होगा आपको कि ये सभी नॉर्थ रहेंगे, क्योंकि हमारा देश ही इक्वेटर के ऊपर बसा हुआ है, और इक्वेटर के ऊपर जितने लेटीट्यूड्स है उसे नॉर्थ लेटीट्यूड्स माना जाता है, इक्वेटर के नीचे को साउथ लेटीट्यूड्स माना जाता है। तो बिहार में भी नॉर्थ से ही शुरू होगा, तो हमें ये लेटीट्यूड जो सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है याद रखना पड़ेगा, और ये लेटीट्यूड जो नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड है याद रखना पड़ेगा। ये जो लेटीट्यूड है, अच्छा यहाँ पर भी एक फोटो था, ये है 24-20, ये नीचे वाला कौन आएगा, नीचे वाला ये आएगा कम वाला, ऊपर ज़्यादा होगा क्योंकि इक्वेटर से दूर जा रहे हैं। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड है ये कितना है, ये है 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड नॉर्थ। आपको रट लेना है ये कि जो नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड है वो है 27 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये दो जो है इसको मिनट कहते हैं। तो 27, 13, 31 एंड 15 याद रखना है। और जो नीचे वाला है इसे याद रखना है, ये है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। देखिए कितना आसान है, 20 10 24 20 10, इसी का तो आधा हो गया ना। तो 24 20 10 से लेकर 27 31 15 तक हमारा बिहार लोकेटेड है। दोनों क्या है, नॉर्थ है, क्योंकि इक्वेटर के हम ऊपर हैं। ओके जी, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड है वो है 27 31 15, और जो सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है वो है 24 20 10। ये थोड़ा याद करने में आपको डिफिकल्ट होगा, पर ये आपको याद रखना है। 24 20 10 से शुरू होकर ये 27 31 15 तक जाती है। उसी तरह हमें लॉन्गिट्यूड्स भी याद रखनी पड़ेगी, यानी ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये ज़्यादा, जैसा ये ग्लोब है तो आप जानते होंगे कि जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो लंदन या ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसके इधर जितना जाएंगे सब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और बढ़ते जाएगा 180 डिग्री तक। तो ये कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो है ये है 83 डिग्री, ये क्या है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, और ये है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। आपको ये भी याद रखना होगा कि 83 1950 से लेकर 88 17 40 तक है, ठीक है। 83 से 88 तक, 83 से 88 और 19 17 और 50 40, आपको किसी तरह इसको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो बिहार की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, पर ओवरऑल तो ईस्ट में ही लोकेटेड है ना, क्योंकि हम ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में लोकेटेड हैं। तो बिहार के लिए ये वेस्टर्न मोस्ट हुआ, पर वो भी ईस्ट ही रहेगा। तो 83 1950 या 83 83 1950 से लेकर 88 17 40 के बीच में बिहार लोकेटेड है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो देखिए ये 83 डिग्री है, ये 85 डिग्री है। तो लगभग क्या कह सकते हैं कि बिहार जो है 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, 5 डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि 83 1950 है और ये 88 1740, लगभग 5 डिग्री है। इसका एक मतलब ये हुआ कि बिहार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बसा हुआ है। क्यों, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, रांची के पास गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं, ये जो 23.5 डिग्री या 30 मिनट 23 एंड 30 मिनट नॉर्थ है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। बिहार का जो सदर्न मोस्ट लोकेशन है अभी देखिए 24 है, 24 20 10 है, ठीक है, 24 के आसपास है। यानी कि हमारा जो स्टेट बिहार है, ये जो खूबसूरत राज्य है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बसा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जब नॉर्थ में जाएंगे तब बिहार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है कि बिहार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर बसा हुआ है, इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि बिहार कभी भी डायरेक्ट सनलाइट रिसीव नहीं करती है। डायरेक्ट सनलाइट, या डायरेक्ट हम इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं शायद, डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनलाइट। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर सनलाइट नहीं आती है, उसे ही डायरेक्ट सनलाइट कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये देखिए मान लीजिए ग्लोब है, पृथ्वी है, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर तो है ही, आप जानते ही होंगे 0 डिग्री है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, 23.5 डिग्री साउथ है।
ठीक है। जो सन की लोकेशन है, जो डायरेक्ट सनलाइट आती है, ये सन यहीं से यहीं के बीच में मूव करती है, ऐसा करके मूव करती है। आज 14 जनवरी है और ऐसा बोला जाता है कि 14 जनवरी उत्तरायण है, यानी कि सन का नॉर्दर्न मूवमेंट शुरू होता है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू होता है। यानी सन जो है ये इसी दोनों रेखाओं के बीच में मूव करती है। और बिहार क्योंकि यहाँ लोकेटेड है, तो क्या सन की डायरेक्ट 90 डिग्री पर नहीं आएगी सनलाइट? क्यों? क्योंकि ऊपर है तो तिरछा आएगी। क्योंकि ये जो सन है, मान लीजिए ये अर्थ है, अगर ये ब्लू वाला अर्थ है और ये रेड से हमने सन बनाया है, तो इसकी डायरेक्ट सनलाइट कहाँ से आएगी? इस तरह से आएगी। यहाँ पर सन की पोजीशन चेंज होगी, एक दिन सन यहाँ रहेगा किसी दिन, और फिर सन नीचे मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ भी डायरेक्ट सनलाइट आएगी, यहाँ भी डायरेक्ट सनलाइट आएगी, और बीच में जब भी सन जहाँ रहेगा वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी। लेकिन इसके ऊपर बिहार बसा हुआ है तो थोड़ा तिरछा सनलाइट आएगा। तिरछा सनलाइट आने का मतलब है कि यहाँ पर नो शैडो डे कभी नहीं आएगा। यानी अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़ा हैं, आप रांची में खड़ा हैं और 23 जून के आसपास खड़ा है, तो आप पे ऊपर ऐसा करके डायरेक्ट सनलाइट आएगी। डायरेक्ट सनलाइट आने के कारण क्या होगा कि आपका परछाई नहीं बनेगा, यानी यहाँ पर नो शेडो होगा, शेडो का क्रिएशन नहीं होगा, परछाई नहीं बनेगा। आप कभी अगर नॉर्दर्न स्टेट्स में रहें या सदर्न स्टेट्स में रहें तो आप देखेंगे कि हमेशा सनलाइट, जैसे आप अगर यहाँ हैं तो सनलाइट कुछ इस तरह से सन का मूवमेंट होगा, सन यहाँ से शुरू होगी और इस तरह से चली जाएगी, आपके ऊपर से कभी नहीं गुजरेगा। ये तभी होगा जब आप रांची में हैं या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया है वहाँ, या जो ये दोनों के बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच हैं। साउथ इंडिया में भी ऐसा दिन आएगा जब नो शेडो डे, मतलब जहां पर परछाई एक पर्टिकुलर डे नहीं बनेगा, जब सन आपके ओवरहेड रहेगा, डायरेक्टली ऊपर रहेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा कोई जरूरी, आप समझ रहे होंगे शायद हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर ठंडी का मौसम है और आप साउथ इंडिया में, तब भी सनलाइट आपसे क्या रहेगी? दूर रहेगी, आपके डायरेक्ट हेड पर नहीं रहेगी, वो सिर्फ गर्मी के दिन में रहेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं बताता हूँ। तो हम बता रहे थे कि आप मान लीजिए यहाँ पर सिचुएटेड हैं रांची में, और आप एकदम गर्मी का दिन 23 जून के आसपास का दिन है, 21 जून 22 जून 23 जून इस समय में है, तो सन आपके डायरेक्ट ओवरहेड है, डायरेक्ट ऊपर है। ऊपर होने के कारण आपका यहाँ परछाई बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर है ना, तो नो शेडो, क्योंकि परछाई के लिए तिरछा आना पड़ेगा सनलाइट को, तभी इधर आपका जो ब्लॉकिंग होगा उसी से इमेज का क्रिएशन होगा। समझ रहे हैं? तो क्योंकि बिहार हमेशा एक ऐसा करके तिरछा सनलाइट को रिसीव करता है, इसलिए बिहार में हमेशा क्या होगा? शैडो बनेगा। आप कभी भी बिहार जाइएगा, आपका शैडो का निर्माण होगा सनलाइट में। यानी बिहार में एक ऐसा भी दिन नहीं रहेगा जब नो शैडो डे हो, यानी कि इसलिए 2 नो आया है, यानी बिहार में एक भी नो शैडो डे नहीं आता है। बिहार में प्रत्येक दिन शैडो का निर्माण होगा, क्योंकि बिहार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बसा हुआ है। इसका एक और मतलब हुआ, ये जो आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच का जो एरिया है, इसी को हम लोग ट्रॉपिक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। क्योंकि इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये जो है 66 और 5, जिसे हम लोग अंटार्कटिक लाइन बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसके बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल जो ऊपर में है इसके बीच में, इसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। ये भी हम जो बेसिक ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें आपको बता रखा है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसे हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं, इसे भी टेम्परेट जोन कहते हैं। और बिहार यहाँ लोकेटेड है, तो बिहार एक कैसा कंट्री हुआ? बिहार एक टेम्परेट जोन में आने वाला राज्य हुआ, टेम्परेट जोन में। अगर एक्सक्लूसिवली इसकी बात करें तब, क्योंकि बिहार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और आर्कटिक सर्कल के बीच में बसा हुआ है, इसलिए बिहार टेम्परेट जोन में आता है। हालांकि बिहार की क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट नहीं है, क्योंकि टेम्परेट क्लाइमेट ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंड होती है, वार्म होती है। लेकिन क्योंकि हिमालय है और हिमालय इन ठंडी हवाओं को रोक देती है, और बिहार में मानसून भी आती है इंडिया में, मानसून की वजह से और ये हिमालय पर्वत होने की वजह से बिहार को और भारत को एक सब ट्रॉपिकल एरिया माना जाता है। सब ट्रॉपिकल एरिया उस एरिया को कहते हैं जो 23.5 और 30 डिग्री के लगभग बीच में पाए जाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको गंभीरता से समझिए। हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जैसे ऊपर जाएंगे
और टेम्परेट जोन में आएगी तो क्या क्लाइमेट एब्रप्टली चेंज होगी? नहीं, एकाएक क्लाइमेट तो चेंज हो नहीं सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ ठंड लगने लगेगी, यानी क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होती है। तो वैसे रीजन जो 23 के आसपास या थोड़ा नीचे से भी शुरू हो और 30 डिग्री के आसपास हो, ऐसे रीजन को हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, यानी इसमें ट्रॉपिकल जैसा ही क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल जैसा क्लाइमेट, सब मतलब इसी के जैसा, ट्रॉपिकल के जैसा क्लाइमेट है। तो बिहार क्योंकि ऊपर में हिमालय है और बिहार में मॉनसून आती है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फीचर है, इसलिए बिहार और इंडिया को बोला जाता है कि यहाँ की क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। लेकिन एक्सक्लूसिवली बात करें तो बिहार किस जोन में है? टेम्परेट जोन में है। क्यों? क्योंकि बिहार लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और इस जोन को टेम्परेट जोन बताया गया है। तो जोन क्या हुआ बिहार की रीजन क्या हुई? टेम्परेट रीजन हुई। लेकिन क्लाइमेट बोले तो क्या बताना है कि सब ट्रॉपिकल हुई, ट्रॉपिकल के समान हुई, क्योंकि बिहार में गर्मी पड़ती है। हिमालय ठंडी हवाओं को प्रवेश करने भारत में नहीं देती है। बिहार में मॉनसून होती है। बिहार का जो खान पान है, बिहार का जो ड्रेसिंग है, बिहार का जो एग्रीकल्चर है, बिहार की जो डिजीजेस है, बिहार की जो ऑल ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है, बिहार में बनाना की खेती होना, बिहार में मैंगो होना, बिहार में लीची होना, ये सब इस बात की ओर निर्देशित करती है कि बिहार एक ट्रॉपिकल कंट्री या मैक्सिमम एक सब ट्रॉपिकल रीजन का हिस्सा है, क्योंकि इसमें ट्रॉपिकल जैसा क्लाइमेट है। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होती है वैसा क्लाइमेट है, इसलिए बिहार को हम लोग सब ट्रॉपिकल मतलब क्लाइमेट बोलते हैं। हालांकि एक्सक्लूसिवली ज्योग्राफी के सेंस में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल का बीच में है, इसलिए टेम्परेट रीजन बताते हैं। आपको समझ में आया होगा और समय नहीं दे सकते। तो बिहार क्या है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट, ये इंडिया वाला चैप्टर में भी कवर हुआ है। दूसरा चीज, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि जो बिहार है इसका जो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है, ये जो ईस्ट वेस्ट है ये ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट ज़्यादा। तो ये दोनों डिस्टेंस भी याद रखना चाहिए। जो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है बिहार की, यानी कि इस छोर से इस छोर के बीच की जो दूरी है, ये है 483 किलोमीटर। गौतम बुद्ध का जन्म या मृत्यु कब हुआ? 483 BC में हुआ। उससे याद रख सकते हैं कि बिहार की ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो लेंथ है वो 483 किलोमीटर है। ये है 483 किलोमीटर। और बिहार का जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है ये है 345 किलोमीटर। ये भी देखिए कितना अच्छा है, 3 4 5 एकदम असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो बिहार की नॉर्थ साउथ डिस्टेंस 345 किलोमीटर और बिहार की ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस 483 किलोमीटर। आप चौड़ाई लंबाई तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा चौड़ा बोल दे, कोई ऐसा लंबा बोल दे। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इस छोर से इस छोर, यानी ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस 483 और नॉर्थ साउथ 345 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है बाउंड्री ऑफ बिहार। बिहार के चारों तरफ क्या क्या घिरा हुआ है, ये देखिए। हमारा खूबसूरत बिहार दिख रहा है, प्यारा बिहार दिख रहा है। ये हमारी मातृभूमि बिहार हैं, बिहार जी हैं, और ये बिहार जी के ऊपर क्या है? नेपाल है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से बिहार को दिखाएं, ये हमारा बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार ऊपर में क्या चीज से घिरा हुआ है? एक देश जिसका नाम है नेपाल। देखिए बिहार के ऊपर पूरा ये वाला जो बाउंड्री क्या है, ब्लैक से बनाते हैं, ये वाला जो बाउंड्री है ये पूरा क्या है? नेपाल से घिरा हुआ है। तो ऊपर में नेपाल है, इस डायरेक्शन में देखिए ईस्ट में, और खास करके नॉर्थ का ईस्ट में ये वेस्ट बंगाल है, साउथ में झारखंड है और वेस्ट में यूपी है। तो बिहार का नॉर्थ में क्या है? नेपाल। इस तरफ क्या होता है? ईस्ट, और खास करके नॉर्थ ईस्ट, ऊपर वाला ही नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, नीचे और साउथ ईस्ट में झारखंड है, यानी झारखंड इस तरह से यहाँ शुरू होती है और यहाँ तक है ना, और वेस्ट में यूपी है। यानी बिहार 4 रीजन से घिरा हुआ है। ऊपर नेपाल, इस तरफ वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड साउथ में भी और साउथ ईस्ट में भी, और यूपी से वेस्ट में घिरी हुई है। इतना से काम नहीं चलने वाला, इतना तो आप पहले से जानते होंगे और सोच रहे होंगे कि हम इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं। हमें इससे ज़्यादा जानना पड़ेगा कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ में जो नेपाल से बाउंड्री बनाती है, बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बनाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बॉर्डर बनाते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट जो यूपी से बॉर्डर बनाते हैं। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। ठीक, ये देखिए बिहार है, ऊपर नेपाल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड। डिस्ट्रिक्ट को अब याद रखना पड़ेगा।
यानी कि ऊपर नेपाल से बिहार बाउंड्री बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ नेपाल इन द नॉर्थ। नॉर्थ में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है नेपाल से, इसलिए एक सेंट्रल रोल भी प्ले करती है इंडिया नेपाल रिलेशंस में। जब भी भारत और नेपाल संबंधों के बीच में चर्चा होगी, बिहार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि बिहार वो स्टेट है जो नेपाल से अपना बाउंड्री शेयर करती है। ये बाउंड्री को गार्ड करते हैं हमारे एसएसबी, जो सशस्त्र सीमा बल के वीर जवान हैं, वो गार्ड करते हैं इंडिया नेपाल की बाउंड्री को। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहां से हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से बाउंड्री नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। पहला देखिए, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, शिवहर नहीं बनाती है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आपको मैप रखना है आज से बिहार का, और टोटल हम 10-15 लेक्चर बिहार का लेने वाले हैं, जिसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ बिहार को थोरोली पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जितना भी नॉलेज हो सकती है बिहार के बारे में कंप्लीटली प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप मैप रखिए, और ये सभी स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को आपको याद रखना। ऐसे तो हम बार बार बताएंगे तो याद होने की संभावना रहेगी। आगे जब हम डिविजन्स पढ़ेंगे बिहार के, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट्स भी याद होती है, पर आप जब तक स्वयं से एफर्ट नहीं करेंगे याद नहीं होगी। तो नेपाल से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बना रहे हैं? एक है वेस्ट चंपारण, पहला, दूसरा ईस्ट चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया और सातवां किशनगंज। ट्रिक भी हम इसमें बता सकते हैं, पर नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको ये सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरह से मेंटल इमेज तैयार रहना चाहिए कि जैसे नेपाल बोलता है ऊपर में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज रटा हुआ रहना चाहिए। इसलिए इसमें ट्रिक का कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं, तो कम से कम हमें इधर जाने का मौका मिलेगा। जब आप सर्विस में जाइएगा, बिहार का कोई भी एग्जाम को पास करके आपको इधर काम करना पड़ सकता है, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए 100%। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं किससे? नेपाल से। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको याद रखना है। पहला क्या कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर बनाते हैं नेपाल से, तो 7 याद रखना है आपको, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। और फिर याद रखना है कौन कौन, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद कौन आया? मधुबनी, मधुबनी के बाद कौन आया? जहाँ से कोसी आती है, सुपौल, सुपौल के बाद कौन आया? अररिया, और अररिया के बाद कौन आया? किशनगंज। आपको याद रखना है। अगला है बिहार बॉर्डरी बनाती है वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट में, यानी ऊपर वाला हिस्सा में। अगर ये बिहार है, ये बिहार है, तो ऊपर ये 3 स्टेट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ऊपर में, जिससे कि वेस्ट बंगाल बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ याद रखना है आपको कोड 3। नेपाल से कितने? 7, वेस्ट बंगाल से कितने? 3, और ये दोनों 8 और 8 यूपी से बनाते हैं, 8 झारखंड से बनाते हैं। तो आपको आज से ये भी याद रखना है 73-88। क्या है 73-88? 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार मेक्स बाउंड्री विथ नेपाल। 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बिहार के जो नेपाल से बाउंड्री बनाती हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉर्डर बनाती है वेस्ट बंगाल से। 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉर्डर बनाती है झारखंड से, और 8 यूपी से। वेस्ट बंगाल से कौन कौन बॉर्डर बनाते हैं? 3, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इसलिए अगर आप किशनगंज जाते हैं, आप पूर्णिया जाते हैं, कटिहार जाते हैं, तो यहाँ बंगाली कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा। बंगाली कल्चर, आप जो भी बंगाल की कल्चर है आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ का खान पीन में, रहन सहन में बंगाल की कल्चर की थोड़ी बहुत आपको पता चलेगा, अंतर पता चलेगा। क्योंकि ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, आप केपीके से भी याद रख सकते हैं अगर याद रखने में दिक्कत है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बंगाल से बॉर्डर बनाती है। अगला है बिहार की बॉर्डर जो झारखंड से बनाती है। यहाँ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स है। 8 डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे। देखिए बिहार झारखंड से जो बॉर्डर बनाती है, ऊपर से शुरू करेंगे। यहाँ देखिए कटिहार से बॉर्डर बनेगी, तो एक हो गया कटिहार। दूसरा कौन बॉर्डर बना रहा है? भागलपुर, तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। रोहतास देखिए इस तरह से गया हुआ है, ये रोहतास है। तो रोहतास क्योंकि इसका एक एक्सटेंशन है इस तरीका से नीचे में, इसको कैसे दिखाऊं, ऐसे, ये देखिए नहीं पता चल रहा है, इसका डार्कनेस कम है नहीं। तो ये जो एरिया है, समझ गए होंगे आप क्या बताना चाह रहे हैं, इससे नहीं पता चल रहा है, लाइट हो रहा है।
पर ये जो पोर्शन है ये रोहतास का एरिया है, इसलिए रोहतास से ही बॉर्डर बनाती है झारखंड। झारखंड कैमूर से बॉर्डर नहीं बना पाती क्योंकि ये एरिया रोहतास की है। ठीक, ये जो रेड दिख रहा है ये रोहतास की एरिया है, इसलिए झारखंड कैमूर से बॉर्डर नहीं बना पाती है, रोहतास से बनाती है। तो कौन कौन 8 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो झारखंड से बॉर्डर बनाते हैं? ऊपर में शुरू करें तो कटिहार, जो कि वेस्ट बंगाल से भी बना रही थी और जो कि किससे बना रही है? झारखंड से भी बना रही है। दूसरा इसी के नीचे है भागलपुर, और ये याद होगा आगे जब हम ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो और ये ब्लॉक कहते हैं, डिविजन्स पढ़ेंगे तो और याद होगा। भागलपुर के नीचे क्या है? बांका, फिर क्या है? जमुई, जमुई के बगल में क्या है? नवादा, नवादा, फिर गया, गया, फिर औरंगाबाद, और फिर 8 नंबर रोहतास। ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो झारखंड से बॉर्डर बनाती है बिहार की। ठीक, यूपी से बॉर्डर बनाती है वेस्ट में, और यहाँ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इसी से देख लेते हैं कि कौन 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यूपी से बॉर्डर बनाते हैं। तो पहला तो आपको क्या याद रखना है? कोड। क्या है कोड? कोड याद रहेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट आसानी से मार्क कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन देता है तो काफ़ी ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको पहले क्या याद रखना है? कोड। हमारा कोड क्या है? 7388। 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं नेपाल से, 3 वेस्ट बंगाल से, 8 झारखंड से, और 8 ही यूपी से। ठीक, ये हमने देख लिया, 738 देख लिया। एक यूपी का 8 बाकी है। ये देखिए, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, और इस तरफ से रोहतास भी बाउंड्री बनाएगी। तो 8 हुआ। पहला कौन है? वेस्ट चंपारण। आपको भी कलम कॉपी लेके लिखना पड़ेगा, वेस्ट चंपारण। दूसरा कौन है? उसी के नीचे गोपालगंज। गोपालगंज के बाद कौन है? सिवान। सिवान के बाद सारण। अभी और आपको याद होगा डिवीजन वाला में, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर भोजपुर, फिर बक्सर, और इसके नीचे कैमूर एंड रोहतास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अभी आप सिर्फ मैप देखते जाइए, अभी आपको याद नहीं करना है। जब एक पूरा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, ये पता चल जाए कि क्या क्या याद करना है, तभी तो याद कर सकते हैं ना। तो अभी मैप देखते जाइए और रिपीट कीजिए सिर्फ कि जो हमारे यूपी हैं इससे बॉर्डर बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आपका जो भी इसमें होम डिस्ट्रिक्ट है, आप उसके भी बॉर्डर को याद रखिए। ये मेरे तरफ से आपको होमवर्क है। ऑब्वियसली एग्जाम में तो नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, पर संभव है अगर आप इंटरव्यू स्टेज पर जाते हैं या ऐसे भी फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, आपको एक चीज हमारे तरफ से याद रखना पड़ेगा गुरु दक्षिणा के रूप में, और वो है कि जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसका आप बॉर्डर याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट गया है, तो गया का बॉर्डर क्या है? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय, तो लखीसराय का बॉर्डर इधर क्या है? शेखपुरा। इस तरफ क्या है? इस तरफ क्या है? नालंदा। इस तरफ पटना, इस तरफ जमुई, मुंगेर, और ऊपर बेगूसराय। आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ये जो भी मुजफ्फरपुर है आपका होम डिस्ट्रिक्ट, तो आप याद रखिए ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, और इधर गोपालगंज। ऐसा करके आपको एक याद रखना होगा। और एक और याद रखेंगे, वो है पटना। जो पटना है इसके अगल बगल कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको सभी को याद रखना है। ये हमारे तरफ से नहीं है, ये बीपीएससी की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ये पटना वाला जो है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पटना के चारों तरफ कौन कौन है। पटना के चारों तरफ पहले आप याद रखिए कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पटना के चारों तरफ मौजूद हैं। ये 9 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इधर क्या है? ये है भोजपुर, ये है भोजपुर। ठीक, एक कौन हो गया? ये देखिए पटना के इधर है भोजपुर। इसी तरह हमको सभी 9 याद रखना है। ये ऊपर में कौन था? ये गोपालगंज, सारण, सिवान, तो ये सिवान है। ये कौन है? समस्तीपुर, समस्तीपुर, सॉरी ये तो वैशाली है। तो पटना के ऊपर कौन है? वैशाली, वैशाली। ये कौन है? समस्तीपुर। ये कौन है? बेगूसराय। ये कौन है? लखीसराय।
ये शेखपुरा बॉर्डर नहीं बना रही, ये शेखपुरा है नहीं बना रही है। शेखपुरा के इस तरफ क्या है, ये है नालंदा और नालंदा, ये है जहानाबाद और ये है अरवल। आपको याद रखना है 9 डिस्ट्रिक्ट। आप इस तरह से एक वैकेंट मैप लेके बार बार कोशिश कर सकते हैं कि ये जो पटना है हमारा, उसके चारों तरफ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हैं। एक बार फिर देखिए, ये है भोजपुर, भोजपुर ये कौन है, ये है गोपालगंज, सारण, सिवान। जो छपरा है ये सिवान, ये है, ये वैशाली है, ये समस्तीपुर, ये बेगूसराय, ये लखीसराय, शेखपुरा नहीं बनाती है, ये नालंदा, ये जहानाबाद, ये औरंगाबाद है ना, तो औरंगाबाद के ऊपर जहानाबाद, और ये अरवल। ठीक, ये 9 डिस्ट्रिक्ट है जो पटना से चारों तरफ बॉर्डर बनाती है। आइए एक बार फिर से आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, देख कर ही बताइए, पर जरूर बताइए, मन मन में पढ़ते रहिए, बताते रहिए। ये पटना के बगल में कौन है, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा नहीं, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ये 9 डिस्ट्रिक्ट हैं नेपाल के चारों तरफ, आपको याद रखना है। सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कैपिटल जो हमारा है पटना, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक, दिया हुआ है, दिया हुआ है जी। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। एक ऑर्डर में ही याद रखिए, इधर क्लॉकवाइज और वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए, ईस्ट वेस्ट सनराइज में कैसे एक गैप होता है, ये हमें देखना है। आप सब जानते होंगे इसके बारे में जानकारी, आप इंडियन ज्योग्राफी से भी देखे होंगे शायद लेक्चर हमारा, तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ भी पढ़ते हैं, ये अर्थ है और ये सन है। तो हम जानते हैं अर्थ अपने कक्ष पर रोटेट करती है, रोटेशन होती है। रोटेशन होने के कारण मान लीजिए अगर ये बिंदु है, 3D में बेहतर समझा पाते, पर मान लीजिए इतना अर्थ के हाफ एरिया है जहाँ पर सनलाइट जा रही है, सनलाइट पहुँच रही है। तो ये आधा एरिया में क्या होगा, ये आधा एरिया में इल्यूमिनेशन होगा, यानी डे लाइट होगा, डे होगा। और आधा एरिया जहां सनलाइट नहीं पहुंच रही है वहां पर क्या होगा, नाइट होगा। जब ये रोटेट करके ये वाला पॉइंट इस तरफ जाएगा तो यहां भी डे हो जाएगा। यानी कि कब डे होना है, यानी कब सुबह होती है, कब शाम होती है, ये अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करती है। अगर अभी इंडिया में नाइट है तो फिर से ये अर्थ घूमेगी इस तरह से, और फिर से इंडिया इस तरफ जब आएगी तो फिर डे हो जाएगी। नाइट मतलब यहाँ पर होगी इंडिया, सॉरी। तो अगर यहाँ से घूम के फिर से इस तरफ आएगी, इल्यूमिनेशन में सन के सामने आएगी, तो हमारे यहाँ भी क्या हो जाएगी, सुबह होगी, दिन होगी। यानी कि जो अर्थ हैं ये रोटेट करती है, इसके वजह से डे और नाइट होती है। ये तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है बताइए, 24 आवर्स के अराउंड लगता है अर्थ को रोटेट करने में। आपने मैथ में बचपन में पढ़ा होगा कि सर्कल में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। एक रोटेशन का मतलब क्या हुआ, अर्थ ने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, यानी अर्थ ने 360 डिग्री को कवर किया। एक रोटेशन मतलब ये हुआ। यानी कि अगर 1 घंटे की बात करें, 24 घंटा में अर्थ कितना रोटेट किया, 360 डिग्री, क्योंकि 24 घंटा में अर्थ एक रोटेशन को कंप्लीट करती है, एक घूर्णन को कंप्लीट करती है, यानी 24 घंटा में अर्थ 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा, ये लगभग 15 आएगा। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमे, 15 डिग्री घूमे, कोई दिक्कत। यानी हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में अर्थ को 1 घंटा या 60 मिनट लगा। 1 घंटा को 60 मिनट नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो 15 डिग्री घूमने में कितना लगा, 60 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 60/15 यानी 4 मिनट। यानी अर्थ को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। आज से आपको ये फैक्ट याद कर लेना है। अगर आप इतना मैथ से डरते हैं, मैथ का कैलकुलेशन करना से बचना चाहते हैं, आपको लगता है आपका मैथ वीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि अर्थ को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और अगर आपको मैथ ठीक है तब तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अर्थ को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, ये अगर आपने याद कर लिया तो ये देखिए हमारा ये बिहार है, ये है हमारी बिहार, ये हमारी बिहार है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया पर ठीक है। ये कौन सा पेन था, ये वाला। तो ये हमारा बिहार है, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट था अभी देखे थे, एक है कितना था, ये एक 83 डिग्री था और एक 88 डिग्री था। हमने बोला था लगभग 5 डिग्री का गैप है। ये याद रखना है कि 5 डिग्री का गैप है। जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 5 डिग्री का अंतर है, क्योंकि 83 है 88 है। यानी कि
अर्थ जब घूमेगी तो बिहार में सबसे पहले सनलाइट कहाँ होगी? सबसे पहले ईस्ट में होती है। सबसे पहले सनलाइट कहाँ होगी? यहाँ पर, क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है तो सबसे पहले सनलाइट यहीं होगा ना, क्योंकि ईस्ट जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है। तो मान लीजिए यहाँ सन है तो सबसे पहले यहाँ पर होगी सनलाइट, फिर ये जब इधर आएगी तब इधर होगी सनलाइट। ठीक, आप उतना नहीं फंसिए इसमें, नहीं तो हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसको इंडियन ज्योग्राफी में हमने कवर किया है। और कमेंट में आप बताइएगा अगर इसमें दिक्कत होता है तो 1,05,10 मिनट का वीडियो इस पर बनाया जाएगा। पर आप सिंपल समझिए कि ईस्ट में सबसे पहले सनलाइट होती है, इसलिए तो अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या है? अरुणाचल है। यानी अरुण मतलब सन और इसका मतलब उदय। अरुणोदय सबसे पहले अरुणाचल में होती है, इसलिए नाम अरुणाचल है। यानी ईस्टर्न साइड जापान को जैसे क्या बोला जाता है? कंट्री ऑफ अर्ली सनराइज बोला जाता है ना। तो ईस्ट में सबसे पहले सनराइज होती है, यानी यहाँ सबसे पहले सनराइज होगी, इस तरफ बाद में होगी, वेस्ट में पड़ता है। और कितना अंतर होगा? अभी हमने कहा 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है। कितना गैप है जी? 5 डिग्री का गैप है। तो 5 डिग्री घूमने में सन को कितना, सन कह रहे हैं, अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगेगा? 5 × 4 यानी कि 20 मिनट, यानी 20 मिनट का गैप रहेगा। अगर इधर 6 बजे सनराइज हुआ सुबह में, तो यहाँ पर सनराइज कब होगा? 6:20 में होगा, सुबह में ही 20 मिनट का गैप रहेगा। अगर आप बिहार से दिल्ली आए हों, कभी गुजरात गए हों, कभी इस तरह से दूर प्रदेश गए हों या इस तरफ अरुणाचल गए हों, तो आप क्लियरली अंतर देख सकते हैं कि काफ़ी इस तरफ काफ़ी सनसेट लेट होती है, तो सनराइज भी लेट होती है। 7 बजे तक धूप खिली रहती है दिल्ली में। तो 20 मिनट का गैप है कहाँ? बिहार के ये जो इस तरफ का रीजन है, किशनगंज, पूर्णिया, और इस तरफ वेस्ट चंपारण में 20 मिनट का अंतर होती है। यानी कि ईस्टर्न बिहार सनराइज 20 मिनट पहले देखती है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न बिहार। यहाँ सनराइज पहले, यहाँ बाद में, यहाँ 20 मिनट पहले, यहाँ 20 मिनट बाद में। अब आइए कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स की बात करें। ये तो हम पढ़ रहे थे कि बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सारे मुद्दे थे। छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी है। 94,163 किलोमीटर एरिया है, तो 345 किलोमीटर नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है। लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, 20 मिनट का अंतर कैसे लगता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, ये सब हमने छोटी छोटी बातें पढ़ी। अब हमें पढ़ना है पॉलिटिकल जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में हमें पढ़ना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से जो आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आता है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है सबसे ऊपर क्या है? स्टेट ऑफ बिहार है। तो एक स्टेट ऑफ बिहार है, इसके अंदर डिवीजन है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है ये डिवीजन है। डिवीजन क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। डिवीजन यानी स्टेट डिवाइडेड है 9 डिवीजन में। हमारा जो बिहार स्टेट है 9 डिवीजन में बटा हुआ है। ये डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है और हमारे यहाँ टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। ये 38 बहुत सारे ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, या ब्लॉक से पहले सब डिविजन्स में बटे हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे सब डिविजन्स में बटे हुए हैं और ये सब डिवीजन की संख्या 101 है। आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो एसडीएम सब डिवीजन को हेड करती है, तो 101 सब डिवीजन है। और इसके नीचे ब्लॉक्स होते हैं जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट एरिया भी, सीडीओ कम्युनिटी डेवलपमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीडी ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक भी बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 534 है। तो ब्लॉक की संख्या 534 है। आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि स्टेट जो बिहार स्टेट है 9 डिविजन्स में बटे हुए हैं। ये 9 डिविजन्स 38 डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट 101 सब डिवीजन में बटे हुए हैं। 101 सब डिवीजन 534 ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवाइड किया गया है। आप समझिए कि डिवीजन बहुत तरीके की होती है। जैसे सेम बिहार है, यही बिहार है, एमपी का इलेक्शन कराने के लिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन कराने के लिए इसको 40 भाग में बांटा गया, इसलिए 40 एमपी हैं बिहार से। ये भी एक डिवीजन है। यही बिहार को एमएलए का इलेक्शन कराने के लिए 243 भाग में बांटा गया, इसलिए 243 सीट्स हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में। यही बिहार को बहुत सारे विलेज पंचायत, बहुत सारे विलेज में बटे हुए हैं, इसलिए बहुत सारे विलेज हैं, लगभग 40,000 से ऊपर, 45,000 के आसपास। इसी बिहार को बहुत सारा विलेज पंचायत में बांटा हुआ है, 8,000 के आसपास। म्यूनिसिपैलिटी में शहर को बांटा गया है। तो इस तरह से अलग अलग डिवीजन होती है। ये जो हमने डिवीजन पढ़ा ये एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से, जो आईएएस बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, उसकी जो प्रशासन करने के दृष्टिकोण से डिवाइडेड है। समझे कुछ कि नहीं? समझिएगा
कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक जगह तो हम बता रहे हैं कि इसमें इतना गांव है, यही डिवीजन में कई गांव भी है, कई शहर भी है, उसका अलग डिवीजन का उसका वो डिवाइड किया गया अलग पर्पज से। तो एक बिहार के अंदर कितने डिवीजन हैं? 9 डिवीजन है। डिवीजन को क्या कहते हैं? मंडल। आपको ये भी याद रखना है, हिंदी वाला सिर्फ इतना ही। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप बिहार में कहीं घूमेंगे, आपसे कोई पूछ लेगा कि कितना मंडल है, कितना परमंडल है, तो क्या आप बोलिएगा? अंग्रेजी में बताइए, तब बताएंगे कि कितना डिवीजन है। ऐसा नहीं होता है। आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, वहाँ हिंदी के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वो पूछ लिया कि बताइए बिहार में कितने अनुमंडल है, तो आप उससे उनसे क्या कहिएगा कि बताइए अनुमंडल को इंग्लिश में क्या कहता है, तो आप प्रशासक कैसे बनिएगा बिहार का? इसलिए आपको इतनी सी बात हिंदी में याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि डिवीजन को मंडल कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट को जिला, ये तो याद ही रहता है। सब डिवीजन को अनुमंडल कहते हैं और ब्लॉक को प्रखंड कहते हैं। तो मंडल, डिवीजन को, अनुमंडल और प्रखंड, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डिवीजन कितने हैं बिहार में? हाउ मेनी डिवीजन आर देयर इन बिहार? 9। फिर डिवीजन किस में बटे हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट्स में। कितने हैं? 38। डिस्ट्रिक्ट किस में बटे हुए हैं? सब डिविजन्स में। कितने हैं? 101। सब डिविजन्स किस में बटे हुए हैं? ब्लॉक्स में या कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स में। कितने? 534। ठीक। बिहार में पंचायत है 8058, 8058 पंचायत हैं, यानी विलेज पंचायत जो होते हैं 8058 पंचायत हैं बिहार में। ये समझ गए ना, पंचायत गांवों का जो समूह होता है, 4-5 गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है ताकि लोकल रूल वहां एस्टेब्लिश किया जाए। तो पंचायतों की संख्या कितनी है? 8058 है। बिहार में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे नगर निगम कहते हैं, ये 19 है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है? लार्जेस्ट अर्बन एरिया जो स्टेट में, जैसे पटना, इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रखते हैं। जैसे भागलपुर, जैसे मुजफ्फरपुर, जैसे बिहार शरीफ, जैसे सहरसा, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। इन अर्बन एरिया को किस में रखते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो बिहार में ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं? 19 है। ये हाई अर्बनाइजेशन रेट है। पटना पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, नगर निगम थी। सहरसा 19वां है। तो बिहार में अगर पूछे नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, बड़े शहरों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं? ये 19 है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या कहते हैं? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली बड़ी शहर है तो यहाँ भी क्या रहेगी? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहेगी। हालांकि अलग अलग डेफिनेशन यूज किया जाता है इंडिया लेवल पर और बिहार लेवल पर। तो बिहार में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी है? 19 है। सहरसा जो नए सबसे नया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है सहरसा, और सबसे पुराना पटना है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से छोटे शहर हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बड़े शहरों को रखा गया है जो 19 है। जो छोटे शहर हैं, स्मॉलर अर्बन सेंटर है, उसे म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। जैसे लखीसराय, जैसे जमुई, जैसे मुंगेर, मुंगेर भी शायद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है। पर जो छोटे शहर हैं उसे नगर परिषद कहते हैं, जिसकी संख्या 88 है। तो म्युनिसिपल काउंसिल की संख्या कितनी है? 88। तो सबसे ऊपर में क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या है? कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे नगर निगम कहते हैं। ये बड़े शहर हैं, ये 19 है, और इससे छोटे शहर जो हैं म्युनिसिपल काउंसिल, वो 88 हैं। फिर नगर पंचायत जो है वो 154 है। नगर पंचायत क्या होते हैं? ये ट्रांजिशनल एरिया है, जो पहले विलेज थी और अब ये शहर जैसा बन रही है, लेकिन अभी पूरी शहर नहीं बनी है, ये बीच में ही है। इसलिए ये नगर भी है, पंचायत भी है। ग्राम पंचायत का पंचायत लिया गया और नगर निगम या नगर परिषद से नगर लिया गया है। तो ये ट्रांजिशनल एरिया है, ये स्टेज है बिटवीन एक ग्राम पंचायत, एक विलेज और एक म्युनिसिपल काउंसिल, जो छोटे शहर हैं उसके बीच की एरिया नगर पंचायत। ऐसे संख्या 154 है। ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी है? 19 है। म्युनिसिपल काउंसिल कितनी है? म्युनिसिपल काउंसिल 88 है। नगर परिषद 88 है। और नगर पंचायत कितने हैं? नगर पंचायत जो बीच के एरिया, ये 154 है। आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखिए कि जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं ये 40 हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ कितने हैं? 38 हैं। जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, ये 40 है। 38 तो डिस्ट्रिक्ट हैं जो हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, लखीसराय, जम्मू, मुंगेर, पटना, सहरसा, ये सभी जो है, रोहतास, सासाराम, ये 38 डिस्ट्रिक्ट तो हैं ही। लेकिन इसके अलावा 2 और एरिया को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। एक बगहा है वेस्ट चंपारण में और दूसरा नवगछिया है भागलपुर में। ये दोनों को पुलिस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। यानी बिहार में पुलिस डिस्ट्रिक्ट की संख्या 40 है। 38 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस डिस्ट्रिक्ट है,
साथ में बगहा जो वेस्ट चंपारण में है और नवगछिया जो भागलपुर में, इसे भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। ये आपको याद हुआ। डिवीजन कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इससे रिलेटेड, और सब डिविजन्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, ये हमने याद किया। विलेज पंचायत कितने हैं आपको ये याद रखना है। नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, जो नगर निगम हो गया, और म्युनिसिपल काउंसिल कितने हैं आपको ये याद रखना होगा। आपको विलेज या क्या हमने पढ़ा, ग्राम, बीच वाला एरिया, बीच वाला को क्या बोलते हैं भूल जाते हैं, नगर पंचायत, आपको ये याद रखना 154 है, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है। आगे बढ़ते हैं और बिहार के लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। बिहार के लेजिस्लेचर के बारे में देखिए, हमारे जो इंडिया है, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इंडिया की पार्लियामेंट में 2 हाउस है, बाइकेमरल हाउस है। एक को क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। ये सब भी हम किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी तो इतना समझिए, और जानते ही होंगे आप, हमें पूरा उम्मीद है कि जो इंडिया है पार्लियामेंट है, बाइकेमरल पार्लियामेंट है, यानी 2 हाउस है। एक लोकसभा है, इसे ही लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा है, इसे ही अपर हाउस बोलते हैं। उसी तरह बिहार में भी सेम कॉपी है, इसी को चिपका दीजिए बिहार में। यानी बिहार की जो लेजिस्लेचर है ये भी कैसा है, बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। बाइकेमरल लेजिस्लेचर मतलब बिहार के जो संसदीय विभाग है, बिहार की जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसमें 2 हाउस है। जैसे सेंट्रल लेवल पर 2 हाउस है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट का 2 ही हिस्सा है। पार्लियामेंट का जब पार्ट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक किसी कानून पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ना हो जाए वो कानून नहीं रहता है। तो पार्लियामेंट का हिस्सा तो प्रेसिडेंट है, पर हाउस का बात हम कर रहे हैं कि बाइकेमरल हाउस है, यानी हाउस तो 2 ही है ना, प्रेसिडेंट को हम हाउस तो नहीं बोल सकते ना। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस है। उसी तरह बिहार लेजिस्लेचर में भी 2 हाउस है। एक को बोलेंगे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को बोलेंगे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम ऊपर वाला ही चिपका देना कि बिहार में भी क्या है, बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव क्यों, क्योंकि कानून बनाती है, इसलिए लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेशन मतलब होता है कानून बनाना, और असेंबली मतलब ग्रुप। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। तो बिहार विधानसभा मतलब क्या समझे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या समझे, विधान परिषद। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पॉलिटी का जब लेक्चर लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होती है, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, इसको कैसे अपर हैंड है, इसको लोअर हैंड है, ये गवर्नमेंट फॉर्म करती है, नहीं फॉर्म करती है, लॉ पर इस पर ज़्यादा पावर है, इस पर कम पावर है, मनी बिल ये डिसाइड करती है, नहीं डिसाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम तब पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल समझिए, क्या समझिए कि बिहार लेजिस्लेचर का 2 हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और या उसी को हम विधान परिषद कहते हैं। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने 2 चीज़ों की बात करी। क्या 2 चीज़ें की बात करी? पहला हमने कहा कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है इसमें 2 हाउस है। रिपीट नहीं कर रहे हैं, कुछ और बताना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, एक को बोलते हैं लोअर हाउस और दूसरे को अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। उसी तरह बिहार लेजिस्लेचर का भी 2 हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार। इसी को बोलते हैं बिहार विधानसभा, इसी को बोलते हैं बिहार विधान परिषद। हिंदी में भी आपको याद रहना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर पार्लियामेंट का 2 हाउस है, लेजिस्लेट ये लोअर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में इलेक्शन होके बिहार के लोग भी तो जाएंगे। पार्लियामेंट सिर्फ दिल्ली के लिए थोड़ी बना है, पार्लियामेंट सिर्फ झारखंड के लिए थोड़ी बना है, सभी स्टेट के लिए बना है। तो बिहार से भी लोग जाएंगे। तो जो लोकसभा है इसमें बिहार से 40 लोग जाते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोकसभा का सदस्य। यानी अगर कोई पूछ दे कि बिहार से लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा में कितने सांसद जाते हैं, तो 40 सांसद जाते हैं। मेंबर पार्लियामेंट का जो सदस्य है उसी को क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कितने एमपी लोकसभा को जाते हैं, 40। कितने एमपी राज्यसभा को जाते हैं, 16। दोनों एमपी हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि बताइए टोटल नंबर ऑफ एमपी कितने हैं बिहार से, तब आपको क्या बोलना पड़ेगा, 56। क्योंकि एमपी मतलब क्या हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि लोकसभा में कितने लोग जाते हैं, तब 40, राज्यसभा में कितने लोग बिहार से जाते हैं, तो 16, और टोटल एमपी कितने बिहार से जाते हैं, तो 56। दोनों को ऐड कर देंगे। उसी तरह जो बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो बिहार विधानसभा है, इसमें 243 लोग हैं, और ये सभी सिर्फ बिहार के लिए, क्योंकि ये बिहार का है ना, ये एक्सक्लूसिव बिहार का है। पार्लियामेंट तो इंडिया का है, तो इसमें बिहार से भी लोग जाते हैं, और 40 लोग
बिहार के पार्लियामेंट के लोकसभा में जाते हैं और 56 लोग पार्लियामेंट के राज्यसभा में जाते हैं, यानी 56 MP बिहार से जाते हैं पार्लियामेंट में। लेजिस्लेटिव असेंबली जो बिहार की विधानसभा है उसमें 243 लोग हैं और यही सरकार बनाती है, इसलिए जो मेजोरिटी के लिए जरूरत है 122 है। इसका आधा से थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो 122 आएगा, यानी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और तब तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक उन्हें 122 लोग, इसको क्या बोलेंगे, जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसी को MLA बोलेंगे। इसके मेंबर्स को क्या बोलेंगे, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी MLC बोलेंगे। जब तक नीतीश कुमार को 122 MLA का सपोर्ट है तब तक वो सरकार में रहेंगे, यानी कि बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में 243 लोग जाते हैं, बिहार से चुन के जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होती है, और जब तक इसमें 122 लोग यानी 50% से थोड़ी भी ज्यादा नीतीश कुमार का या किसी भी चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट रहेगा, यानी इतना MLA का किसी को भी सपोर्ट रहेगा, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। वो आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। इस तरफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी संख्या है, 75 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आगे डिटेल से जब हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, हालांकि काफी डिटेल हमने यहाँ ही बता दिया है। तो आपको क्या याद रखना है कि बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला तो आपको क्या याद रखना है कि जो बिहार का लेजिस्लेचर है ये क्या है, बाइकैमरल है, क्योंकि यहाँ 2 हाउस है। पहला हाउस का नाम क्या है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली या बिहार विधानसभा, दूसरे का क्या नाम है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल या बिहार विधान परिषद। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो सरकार बनाती है, याद रखिए ये असेंबली है, MLA होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA बनाते हैं ना सरकार। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का कितने लोग हैं, 243 लोग हैं। सीट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने, MLC कितने हैं बिहार में, 75 है। लोकसभा में कितने जाते हैं, 40, राज्यसभा में कितने जाते हैं, 16, टोटल MP कितने हैं, 56। ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती है। रिजर्व्ड सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो सरकार बनाती है जिसमें 243 सदस्य हैं, उसमें रिजर्व्ड सीट 40 है। ये 40 में 38 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, यानी कि सिर्फ SC और ST के लिए रिजर्व है। जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें OBC या EBC के लिए जगह नहीं है, उनके मतलब रिजर्वेशन नहीं है, ऐसे वो चुन के जा सकते हैं जनरल सीट से। क्योंकि बिहार में जो SC हैं उनकी संख्या ज्यादा है ST के कंपैरिजन में। ST बहुत ही नेग्लिजिबल है बिहार में, मात्र 2% के आसपास आबादी होंगी, इसलिए 38 सीट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। किसमें, बार बार फोकस कीजिए, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर कोई पूछ दिया आपसे कि बताइए लोकसभा के लिए कितना सीट रिजर्व है बिहार में, तो अभी हमने इसकी बात नहीं की, ये है 6, ये 40 में 6 रिजर्व हैं SC के लिए, लोकसभा सीट के लिए। यहां हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप वैसे याद रखें कि बिहार लेजिस्लेचर का 2 हाउस है, एक को बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, एक को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। पार्लियामेंट का 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इस तरह से आप याद रखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब वहां सीट कितने रिजर्व हैं, 40। टोटल सीट यहाँ कितने हैं, 243। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए कितने, 38। अब 38 सीट कौन कौन रिजर्व है ये याद रखना तो डिफिकल्ट है, इसलिए हम सिर्फ याद रखेंगे 2 जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। एक है कटोरिया जो बांका में है और दूसरा मनिहारी जो कटिहार में है। यानी बांका के कटोरिया और कटिहार के मनिहारी, ये ऐसे 2 सीट हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। किसके लिए, MLA के लिए। MLA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये दोनों सीटें रिजर्व है। ठीक है, अब बोल रहा है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कौन सा लोकसभा का सीट है। लोकसभा में बिहार कितना भेजता है, 40। इसमें 6 सीट रिजर्व है किसके लिए, SC के लिए। यहाँ ST के लिए रिजर्वेशन नहीं है, एक भी नहीं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन काफी कम है ना, इसकी वजह से। कौन कौन सीट रिजर्व है, एक है गोपालगंज, एक है हाजीपुर, एक है समस्तीपुर, एक है जमुई, गया, सासाराम। अगर आपका इन सभी किसी कोई भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट या आपके तरफ का एरिया है तो आप याद रखिएगा कि वहाँ का MLA कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब कैबिनेट मिनिस्टर करेंट अफेयर्स का इशू में पढ़ेंगे तो बिहार के कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स इंडिया लेवल पर है और स्टेट लेवल पर है। अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो बिहार हैं यहाँ से जितने MP जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खास करके जो लोकसभा को जाते हैं, लोकसभा के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। किसके लिए, SCs के लिए। ये 6 सीटें हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछने की चांस कम है, पर याद रख सकते हैं। अब आइए अगला चैप्टर जो है ये है डिविजन्स ऑफ बिहार। हम एक ही बार में ये पूरा लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। आपको अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो पॉज करके आप आराम से ब्रेक लेके दोबारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो गया है। तो अगला हम पढ़ते हैं जो डिविजन्स ऑफ बिहार के बारे में। डिवीजन क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट है,
यानी एक डिवीजन में हो सकती है, किसी डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, 6 हो, इस तरह से एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। और ये क्यों बनाया गया है? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रह सके, इसके लिए बनाया जाता है। बताइए डिवीजन का हेड कौन रहते हैं? जो जनरली आईएएस होते हैं, ये एक डिवीजन का हेड होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि इस पोस्ट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोस्ट। जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो हेड रहते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलते हैं, डीसी या डीएम। उसी तरह बताना डिवीजन के हेड को क्या बोलते हैं। 9 डिवीजन है बिहार में। बिहार में कितने डिवीजन है? 9 डिवीजन है। कौन कौन 9 डिवीजन है? आपको याद रखना है ये बात कि बिहार के जो 9 डिवीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बिहार में बीपीएससी का एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप प्रीलिम्स स्टेज में हो, पर आपसे उम्मीद रखा जाता है कम से कम आप 9 डिवीजन्स के बारे में याद रखें। इंटरव्यू में, मेंस में, प्री में कहीं भी पूछा जा सकता है और आम क्वेश्चंस भी बनती है। पहला क्वेश्चन अगर आप किसी से कहते हैं कि आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो हो सकता है पहला क्वेश्चन ही पूछ ले, बताइए बिहार में 9 डिवीजन्स कौन कौन है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आपको याद रखना पड़ेगा। हम कलर चुन रहे हैं, कोई अच्छा कलर मिले, कलर की जानकारी कम है, लेकिन 9 डिवीजन से, ठीक है। पहला डिवीजन कौन है? तिरहुत डिवीजन। इसमें कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आती है आगे पढ़ेंगे। पहला डिवीजन है तिरहुत डिवीजन, दूसरा है दरभंगा डिवीजन। ये देखिए, पहला है तिरहुत डिवीजन, दूसरा दरभंगा डिवीजन, तीसरा कोसी, चौथा पूर्णिया, पांचवा भागलपुर, छठा मुंगेर, सातवां मगध, आठवां पटना, नौवां सारण। ये 9 डिवीजन है। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ओवरऑल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इन 9 डिवीजन में बटे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये जो तिरहुत डिवीजन है इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे, दरभंगा में होगी, कोसी में होंगी, पूर्णिया में होंगी, ओवरऑल 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरफ ये वाला जो है ये है तिरहुत डिवीजन, दरभंगा। आपको ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। इतना आप मैप को देखिए कि आपका दिमाग में ये आपकी घर की तरह, आपके घर में जो रूम है, कमरे हैं, उसकी तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। तिरहुत डिवीजन, दरभंगा डिवीजन, फिर कौन है? कोसी डिवीजन, पूर्णिया डिवीजन, भागलपुर डिवीजन, मुंगेर डिवीजन, मगध डिवीजन, पटना और सारण। एक एक करके हम पढ़ेंगे सभी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, आप इसको जब नोट्स अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहला डिवीजन कौन सा पढ़ना है? ये वाला। इसको ऊपर वाला को क्या कहते हैं? तिरहुत डिवीजन। ये तिरहुत डिवीजन है। इसमें कौन कौन स्टेट आ रहे हैं? देखिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये सभी डिवीजन, सभी डिस्ट्रिक्ट्स किस डिवीजन का पार्ट है? ये सब पार्ट है हमारे तिरहुत डिवीजन का। तो पहला है तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण। आपको इसी तरह पढ़ना है घर में, कॉपी कलम निकालिए, मैप रखिए और इस तरह से देखिए कि तिरहुत डिवीजन में आ रहा है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, फिर आ रहा है सीतामढ़ी, फिर आ रहा है मुजफ्फरपुर, फिर आ रहा है वैशाली। इतने आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं तिरहुत डिवीजन में। और ये बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन भी है एरिया के हिसाब से भी, और डिस्ट्रिक्ट भी इसमें 6 हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी ज़्यादा है। हालांकि पटना डिवीजन में भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये सब के बारे में हम सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं। डिटेल जब हम पढ़ेंगे, पूरा ज्योग्राफी बिहार का पढ़ेंगे, पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन में ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है, टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा फैक्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि आगे की क्लास में सहूलियत हो सके, वहाँ ज़्यादा समझाना ना पड़े। उस दृष्टिकोण से इस लेक्चर को बनाया गया है। अगर इस लेक्चर को नहीं भी बनाते तो भी पूरा कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग सब्जेक्ट में बिहार के कवर होती है। जैसे इसको हम लोग बिहार पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं, पर इतना सिंपल चीज़ हम बिहार पॉलिटी में नहीं पढ़ाएंगे, तो इसलिए इसको हमने यहाँ कवर कर लिया है। तो तिरहुत डिवीजन में क्या है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। याद हुए होंगे। दूसरा डिवीजन है दरभंगा डिवीजन। ये देखिए, दरभंगा जो डिस्ट्रिक्ट है इसके नाम से पड़ा है दरभंगा डिवीजन। आप इसको याद रख सकते हैं SDM से, यानी समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी आती है दरभंगा डिवीजन में। SDM से याद रख सकते हैं समस्तीपुर, दरभंगा एंड ऊपर कौन है? मधुबनी। मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर तो इधर है, तो SDM से याद रख सकते हैं कौन? दरभंगा डिवीजन। तो 2 डिवीजन हो गया, तिरहुत और दरभंगा डिवीजन। तीसरा है हमारा कोसी डिवीजन, जहां कोसी रिवर एंटर करती है और यहां बाढ़ लाती है। इसको आप याद रख सकते हैं SMS से, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। ये सहरसा है, मधेपुरा है, सुपौल है। आप SMS से याद रखिए कोसी डिवीजन।
3 हो गया। चौथा डिवीजन है हमारा पूर्णिया डिवीजन। पूर्णिया में है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार तो बाउंड्री बनाती थी किससे? हमारे वेस्ट बंगाल से। ये जो अररिया इसमें शामिल कर लीजिए तो ये एक डिवीजन बन जाता है पूर्णिया डिवीजन, जिसमें 4 स्टेट हैं। क्या क्या है? ये चारों स्टेट कौन कौन है? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। हम जब बाउंड्री पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज मिस हो गया था, आप इसको भी लिख लीजिएगा। ऐसे आगे कहीं आएगा ज्योग्राफी वाला सेक्शन में हम फिर से पढ़ेंगे, पर आप बताइएगा कि जो वेस्ट चंपारण है ये इस तरफ यूपी से बॉर्डर बनाती है और इस तरफ नेपाल से बनाती है। तो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 2 जगह से बॉर्डर बनाती है, यूपी और नेपाल से। उसी तरह किशनगंज है जो नेपाल से बनाती है और वेस्ट बंगाल से बनाती है। उसी तरह कटिहार है जो झारखंड से बनाती है और वेस्ट बंगाल से बनाती है। उसी तरह रोहतास है जो झारखंड और यूपी से बॉर्डर बनाती है। ये आप याद रखिएगा। और जो सिंपल बातें हैं उसको भी याद रखना है, जैसे कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, ईस्टर्न मोस्ट कौन है, सदर्न मोस्ट कौन है और नॉर्दर्न मोस्ट कौन है। आप ये मैप देख के बता सकते हैं, गूगल में जाके सर्च कर लीजिए। जैसे सबसे नॉर्थ में कौन है? वेस्ट चंपारण है। सबसे साउथ में कौन है? ये देखिए गया सबसे नीचे है, तो गया सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बोले तो कौन हो गया? किशनगंज हो गया, देखिए है ना। और कौन बच गया? वेस्टर्न मोस्ट है तो ये वाला बन गया, देखिए रोहतास का जो ये एरिया है, तो रोहतास। ये रोहतास का मैप लग रहा है गड़बड़ दिया है ना। यस, तो ये रोहतास नहीं कैमूर हो जाएगा। आप मैप देखिएगा एक अच्छा सा, ठीक है ना। तो आप इसको भी देख लीजिएगा और नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। हम इस नोट्स में कहीं पर उसको शामिल कर देंगे जो मिस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ये पूर्णिया डिवीजन, जिसमें आता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। हालांकि ये सब मैटर जितना पढ़ रहे हैं ये आगे भी आएगा। अगला जो सबसे छोटा डिवीजन है वो है भागलपुर डिवीजन। भागलपुर डिवीजन को आप आसानी से याद रख सकते हैं, बीबी से भी याद रख सकते हैं। भागलपुर यहाँ, बांका यहाँ, दोनों ऐसे भी सिंपल है, याद हो जाएगा। भागलपुर बांका एक जगह एक डिवीजन में। उसके बाद जो डिवीजन ये है मुंगेर डिवीजन। मुंगेर के अंदर भी अच्छे खासे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मुंगेर डिवीजन में कौन आएंगे? पहला तो मुंगेर आएंगे, है ना। मुंगेर, यहाँ देखिए लखीसराय है तो लखीसराय भी आते हैं। फिर देखिए शेखपुरा है तो शेखपुरा भी है। फिर यहाँ जमुई है, बेगूसराय और खगड़िया है। ये आपको याद रखना है मुंगेर डिवीजन में। तो जमुई है और कौन है? बेगूसराय है, खगड़िया है। इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई। आपको ये इसलिए भी याद रखना चाहिए ताकि जो लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट का उस इससे वो भी याद रहती है डिवीजन से ही। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। कौन कौन है मुंगेर डिवीजन में? मुंगेर, खगड़िया ऊपर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। अगला है, इसको बोलते हैं मगध डिवीजन। इसको गया नहीं बोलते, मगध डिवीजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन है? गया, नवादा भी मगध डिवीजन में, याद रखना है। नवादा, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद, ठीक है। ये जो इधर रेड में दिख रहा है ये है पटना डिवीजन। पटना डिवीजन, पटना में कौन कौन आते हैं? इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए कौन कौन है पटना डिवीजन में। पटना डिवीजन में है पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, नालंदा। तो पटना डिवीजन में कौन है? पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। इधर देखिए रोहतास कैमूर को हमेशा एक साथ याद रखना है। तो रोहतास कैमूर, आगे ज्योग्राफी में याद भी होगा कि इसका ज्योग्राफी भी सेम है। तो रोहतास कैमूर, यहाँ बक्सर भोजपुर, इसको एक साथ याद रखना है। तो रोहतास कैमूर, बक्सर भोजपुर, और बक्सर इधर है, भोजपुर इधर है, ये भी याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे सब चीज क्लियर होगा। उसका भी क्या इंपॉर्टेंस है आगे पता चलेगा। जैसे पूछ दिया क्वेश्चन, गंगा कहाँ से एंटर करती है, तो आपको मालूम रहेगा तब ना कि बक्सर इधर है, तो बक्सर आसानी से याद रह जाएगा। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और इधर पटना, नालंदा, 6 ये हो गया। और ये है सारण डिवीजन है, जिसमें सारण, सिवान और गोपालगंज 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये है सारण डिवीजन, जिसमें नीचे सारण है, फिर सिवान, फिर गोपालगंज। आपको ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, या तो आप ऊपर से नीचे याद रखिए, गोपालगंज, सारण, सिवान। तो ये सारण डिवीजन के अंदर है। इस तरह से 9 डिवीजन हमने पढ़ा, आपको इसको बार बार याद रखना पड़ेगा। कौन कौन? तिरहुत डिवीजन, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तिरहुत डिवीजन, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। दरभंगा डिवीजन, जिसको SDM से याद रखें, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। ये सुपौल डिवीजन, जिसे SMS से याद रखें, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। यहाँ पर AK PK से भी याद रख सकते हैं। AK मतलब अररिया किशनगंज, PK मतलब पूर्णिया कटिहार। तो अररिया किशनगंज और पूर्णिया कटिहार। ये भागलपुर बांका BB है, छोटा है, सबसे छोटा डिवीजन है। मुंगेर डिवीजन में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एंड जमुई। मगध डिवीजन में नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। पटना डिवीजन में रोहतास, कैमूर एक साथ,
बक्सर भोजपुर एक साथ, पटना नालंदा एक साथ। देखिएगा कि फीचर भी एक जैसा है। आगे जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट का जो अगर आप ऑर्गेनाइज करके पढ़िएगा तो बहुत काम देगा, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे रोहतास कैमूर एक जैसा है बहुत सारे मामलों में, बक्सर भोजपुर भी एक जैसा है। तो रोहतास कैमूर, बक्सर भोजपुर एंड पटना नालंदा भी एक जैसा है, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट्स पटना नालंदा में सेंटर्ड रहा है। और लास्ट है सारण डिवीजन, सारण, सिवान एंड गोपालगंज। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि स्टेट सिंबल के बारे में, कि बिहार का जो स्टेट सिंबल है क्या है। ये देखिए बिहार का स्टेट एम्बलम है, ये बिहार का स्टेट एम्बलम है। जैसे इंडिया का इंडियन एम्बलम जानते होंगे आप, कि जो अशोका पिलर से लिया गया, सारनाथ पिलर से लिया गया, जो है जो स्तंभ है, जो सारनाथ पिलर से लिया गया है, जो लायन वाला स्तंभ है ऊपर वाला, उसी को इंडियन एम्बलम बनाया गया है। उसी तरह बिहार एम्बलम है, जिसमें बोधि ट्री है बीच में, ये जो दिख रहा है ये ट्री है, बोधि ट्री, ये ट्री को दिखाया गया है, बोधि ट्री, और 2 स्वास्तिक है इसके साइड में। तो आपको याद रखना है बिहार का जो स्टेट एम्बलम है, हर जगह जो ठप्पा लगेगा बिहार का जो एम्बलम है वो है बोधि ट्री फ्लैंक्ड बाय 2 स्वास्तिकास। तो 2 स्वास्तिक है बगल में और बोधि ट्री है बीच में, ये है। बिहार का जो स्टेट एनिमल है ये देखिए गौर है, इंडियन बाइसन। हालांकि इसको क्या बोलते हैं, गौर बोलते हैं या इंडियन बाइसन बोलते हैं। ये बुल नहीं है, ये बुल से काफ़ी अलग होता है, बुल से काफ़ी मस्कुलर है। लेकिन जो पिछला एग्जाम लिया बीपीएससी उसमें बुल को भी सही माना है। तो आप इसको एक बार, वो ऑफिशियल आंसर क्या दिया है, तो आप इसको बुल भी आगे के एग्जाम में आंसर में दे सकते हैं। तो गौर या इंडियन बाइसन जो है वो स्टेट एनिमल है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ गौर या इंडियन बाइसन है और बुल दोनों है अलग अलग ऑप्शन में, तो आपको गौर या इंडियन बाइसन को टिक करना है। अगर ये नहीं है और बुल का इस तरह से 4 दिया हुआ है बफेलो, तो आपको फिर बुल लगाना होगा। ठीक है, स्टेट बर्ड क्या है, ये देखिए गोरैया है। जो हाउस स्पैरो है गोरैया, जो अब इतनी, मतलब कि शायद ऐसा बोला जाता है कि टावर से रेडिएशन की वजह से काफ़ी इनका जो मृत्यु हुआ है, इससे लगभग विलुप्ति पर है। और सरकार इसके लिए काफ़ी कदम भी उठा रही है, जैसे कि गंगा कुटीर ऐसा करके कुछ पॉलिसी भी लाया गया था सरकार के द्वारा। तो हाउस स्पैरो या गोरैया हमारा स्टेट बर्ड है। जो ट्री है हमारा स्टेट ट्री, वो पीपल है। ऊपर में जो हमने पढ़ा वो दूसरा था, वो हमने पढ़ा कि स्टेट एम्बलम है। स्टेट एम्बलम मतलब वो जैसे भारत का एम्बलम है, उसमें हमने पढ़ा कि बोधि ट्री है, और ये बोधि ट्री दोनों साइड क्या है, स्वास्तिका है। ये तो एम्बलम है। लेकिन अगर बिहार का जो बिहार ट्री का बात किया जाए, स्टेट ट्री वृक्ष का बात किया जाए, तो वो पीपल है। एम्बलम का बात करेंगे तब बोधि ट्री है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो स्टेट फ्लावर है, गेंदा का फूल है, काफ़ी बिहार में मिलती है। तो मैरीगोल्ड या गेंदा का जो फूल है ये हमारा स्टेट फ्लावर है। जो स्टेट फिश है मांगूर है, अच्छी मछली नहीं होती है, नहीं खाना चाहिए इसको। हमारे जो ये है स्टेट फिश, इससे हटा देना चाहिए, पर पता नहीं क्यों सरकार इसको रखा हुआ है। हालांकि ये मछली आपने देखा होगा जरूर, काफ़ी कार्निवोरस होता है, दूसरे मछलियों को खाता है। अगर किसी तालाब में आप मांगूर को छोड़ दें तो बाकी जितना मछली उसको ये निपटाने की शक्ति रखता है। काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति का भी होता है, कितना भी हार्श कंडीशन आए ये जीवित रहता है, बहुत ज़्यादा जीवित रहता है। तो ये जो वॉकिंग कैटफिश या मांगूर है, मांगूर मछली, ये स्टेट फिश है। सरकार से आग्रह किया जाएगा कि दूसरा स्टेट फिश रखा जाए तो बेटर रहेगा। स्टेट फ्रूट, क्योंकि इसको खाया नहीं जाता है, हालांकि आगे ये बहुत सारा सीख तो देता ही है कि कैसे हमें रेजिलियंस रहना चाहिए, कितना भी हार्श क्लाइमेट आए मुस्कुराते हुए जीवन को जीना चाहिए। तो वो सब तो बात है, ठीक है। स्टेट फ्रूट क्या है, मैंगो है। मैंगो भारत बिहार में खूब होती है, तो स्टेट फ्रूट मैंगो है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार का कौन है, हिंदी। हमारे यहाँ स्टेट लैंग्वेज नहीं है। जब भी बोले स्टेट लैंग्वेज क्या है तो बोलना है कोई नहीं है स्टेट लैंग्वेज। या नेशनल लैंग्वेज क्या है, कुछ नहीं है नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का क्या है, तब बोलना है हिंदी विथ इंग्लिश, या इंग्लिश पहले था फिर हिंदी किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें भी किसी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में हम वो बोलेंगे। यहाँ पर हम स्टेट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। स्टेट लैंग्वेज नहीं है बिहार की कोई, नेशनल लैंग्वेज नहीं है कोई इंडिया की। जब ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेगा तब बोलेंगे हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कहीं पर इसको कंफ्यूज कर लेते हैं स्टूडेंट कि स्टेट लैंग्वेज है, कोई भी पूछे स्टेट लैंग्वेज है तो नहीं है स्टेट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी ऑफिस की काम होगी हिंदी से, हिंदी में, पर किसी को मान्यता प्रदान नहीं की गई है कि वो स्टेट लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। दूसरा सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, उर्दू है।
जो स्टेट सॉन्ग है बिहार का वो कौन है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये बताया जा रहा है भारत के कंठहार यानी भारत का जो गार्लैंड है, भारत की जो माला है वो हमारा बिहार है, और इसलिए हम बिहार को सत सत वंदन बिहार कर रहे हैं। आपका होमवर्क है, आप जाके ये गाना सुनिए। 2 गाना है, एक स्टेट सॉन्ग है और एक हमारा कौन है, एक हमारा प्रेयर सॉन्ग है बिहार का। प्रेयर सॉन्ग को क्यों बनाया गया? ताकि प्रेयर में जब हमें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़े, जब हमें प्रार्थना की आवश्यकता पड़े, भगवान से कुछ बोलने की आवश्यकता पड़े, तब हम प्रेयर सॉन्ग गाएंगे, जो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण करे नाज, किरण नाज करे। ये है हमारा प्रेयर सॉन्ग। क्लियरिटी रहना चाहिए कि ये क्या है, स्टेट सॉन्ग है, दूसरा क्या है, प्रेयर सॉन्ग है। स्टेट सॉन्ग क्या है? मेरे भारत के कंठहार, द गार्लैंड ऑफ माई इंडिया, तुझे सत सत प्रणाम, यही ना है। मेरे भारत के कंठहार, कहाँ गया जी, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन विहार। ये है हमारा क्या, ये हमारा है स्टेट सॉन्ग। दूसरा है प्रेयर सॉन्ग, जो बिहार प्रार्थना है। ये है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। इसको ये क्या दिखाता है, या यहाँ देखिए पर्पस क्या है। ये जो स्टेट सॉन्ग है, इससे हम सेंस ऑफ स्टेटहुड लाना चाहते हैं, यानी हम बिहार के रहने वाले हैं, हम सब बिहारी हैं, तो इससे एक एकता का प्रतीक होना चाहिए, इससे एकजुटता होने में मदद मिले, बिहार के प्रति लोगों का जो सम्मान है बढ़े, इसके लिए स्टेट सॉन्ग को लिया गया है। और ये यूनिटी लाए सभी बिहारी में, पूरा दुनिया भर के जितने भी बिहारी हैं वो सब यूनाइट हों, इसके लिए स्टेट सॉन्ग है। लेकिन जो स्टेट प्रेयर है वो इंटेंडेड है किसके लिए? डेली मॉर्निंग असेंबली, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या और भी प्रेयर जो स्कूल में होता है, उसके साथ हम स्टेट प्रेयर को भी, आप अपना स्कूल में इसी को स्टेट प्रेयर रखिएगा जब भी आप स्कूल खोले। क्या, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ये दोनों सॉन्ग आपको जाके सुनना है। एक स्टेट सॉन्ग है, एक प्रेयर सॉन्ग है, याद रहे। एंथम नहीं है, जैसे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है इंडिया में, नेशनल एंथम जन गण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे भारत, ये क्या है, वंदे मातरम है। यहाँ नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग नहीं है, दोनों स्टेट सॉन्ग ही है, पर ये स्टेट सॉन्ग है यूनिटी के लिए। जैसे हमारा वंदे मातरम है, उसी तरह हमारे मेरे भारत के कंठहार ये हमारा स्टेट सॉन्ग है, और ये प्रेयर सॉन्ग है जो प्रार्थना में हम यूज करेंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। पहला कौन पढ़ रहे हैं? स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार, सुनिएगा जाके। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों में से ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप एक ये याद रखिए, काम बन जाएगा। उसको याद रखने का उतनी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस इज more official and this is used more frequently in state governments meeting etc. तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार क्या है? स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार है। इसके लिरिसिस्ट कौन है? सत्यानारायण, यानी कि जो लिखे हैं, इसके जो बोल लिखे हैं, मेरे भारत के कंठहार, देखिए कितना अच्छा है, बिहार को बोल रहे हैं कि तुम भारत के कंठहार हो, भारत के माला हो, और तुझे बंधन विहार कर रहा हूं। ये लिरिसिस्ट सत्यनारायण है। इसमें म्यूजिशियन कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, दोनों को रिकॉग्नाइज किया 2012 में। प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। इसमें लिरिसिस्ट याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, हालांकि दिया हुआ है MR चिश्ती इसके लिरिसिस्ट हैं जो प्रेयर सॉन्ग है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट टॉपिक बचा है, ये है फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार। ये लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट 10 मिनट और लग जाए। तो कैसे बिहार का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और फॉर्मेशन हुआ, आइए शुरू करते हैं सबसे शुरू से। जो 1905 है, 1905 में हम लोग जानते हैं कि बंगाल पार्टीशन किया गया। ये किताब में जनरली गलत दिया हुआ रहता है कई जगह, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हालांकि लिखा हुआ शब्दों में सही रहता है, जो इमेज बनाया जाता है वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो आप इसको देखिए कि 1905 से पहले एक बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ये देखिए 1905 से पहले ये पूरा, ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है हमारा एक रीजन, कोई दिक्कत नहीं। ये बांग्लादेश है दूसरा रीजन, कोई दिक्कत नहीं, अभी का बांग्लादेश। ये आसाम और मेघालय का रीजन है, इसका भी मैक्सिमम एरिया। बिहार का एरिया आप रखिए, झारखंड का एरिया आप रखिए, उड़ीसा का आप भी मैक्सिमम एरिया रखिए। ये बंगाल थी, यही बंगाल प्रेसिडेंसी थी 1905 से पहले। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता है 1905 से पहले। यानी ये जो 1905 से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी है, इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड थे? इसमें थे इंक्लूडेड अभी के वेस्ट बंगाल, अभी के बिहार, अभी के झारखंड, अभी के उड़ीसा, अभी के बांग्लादेश, अभी का आसाम एंड मेघालय का भी एरिया इंक्लूडेड था। ये इतना बड़ा जो एरिया है, ये वेस्ट बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी था। ब्रिटिश का मानना था कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए इसको डिवाइड करना चाहिए, जो 1905 में आया।
कि एक को वेस्ट बंगाल और दूसरे को ईस्ट बंगाल, जो वेस्ट में है वेस्ट बंगाल, जो ईस्ट में है ईस्ट बंगाल नाम रखा जाएगा। हालांकि हम सब इस बात से परिचित हैं कि ऐसा डिवीजन इसलिए किया गया था बिकॉज बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो विभाजन हुआ 1905 में, यानी कि, और ये विभाजन कब किया गया एग्जैक्ट डेट में 16 अक्टूबर 1905 को किया गया, और एनलमेंट किया गया 1912 में। इस बीच में जो बिहार है वो वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में था, यानी जो दो पार्ट में किया गया, एक का नाम रखा गया वेस्ट में वेस्ट बंगाल और दूसरे को ईस्ट बंगाल। अब इसमें बंगाल का रीजन को रखा गया, ये बंगाल का रीजन है, ये बिहार का रीजन है, और ये झारखंड का रीजन है, और ये उड़ीसा का रीजन है। इसी का एक पोर्शन बन गया बिहार, यानी बिहार 1905 से 1911-12 के बीच में किसका पोर्शन था? वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी का पोर्शन था, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के रीजन था। अभी बिहार इसका पोर्शन है। पहले बिहार जिस बंगाल का पोर्शन था उसमें बांग्लादेश और आसाम मेघालय के रीजन भी थे। अंतर समझ में आ रहा है? जब पार्टीशन किया गया 1 अप्रैल 1912 में फॉर्मेशन किया गया। अभी डेट से आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आगे डेट हम क्लियर करते हैं लास्ट में। अभी आपको देखना है कि कहाँ कहाँ बिहार का हिस्सा थी। तो अब बिहार को एक सेपरेट स्टेट बना गया, यानी पहले दो में पढ़े 1905 से पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन ये बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा था। 1905 से 1912 के बीच में बिहार को वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में रखा गया, और इस वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में कुछ पोर्शन हटा दिया था, ईस्ट बंगाल बना दिया गया था। यानी अभी भी बिहार सेपरेट स्टेट नहीं है, दूसरे प्रेसिडेंसी का हिस्सा है, पर यह प्रेसिडेंसी छोटा है। ठीक। तीसरा जो है अब जो बिहार बना है, और वो कब किया गया? 1 अप्रैल 1912 को नया बिहार बना है। बिहार एक सेपरेट स्टेट बना है। बिहार खुद में एक राज्य है, बिहार किसी राज्य का हिस्सा नहीं है। और इस बिहार राज्य में बिहार तो थी ही, ये बिहार है अभी का, ये झारखंड तो थी, और साथ में उड़ीसा का रीजन भी था, और बंगाल का भी बहुत सारा रीजन था, क्योंकि एग्जैक्ट अभी के सेंस में पार्टीशन नहीं हुआ था। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को जब सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार बनाया गया, अब जो ये एरिया है इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ बिहार। इसे वेस्ट बंगाल नहीं बोलेंगे, इसे उड़ीसा नहीं बोलेंगे, इसे बिहार बोलेंगे। और बिहार में अभी का बिहार, अभी का झारखंड और अभी का उड़ीसा शामिल था, जो 1 अप्रैल 1912 के बाद बनी। आप समझ रहे हैं बिहार क्या बनी? उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को यही बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो अब जो बिहार बचा उसमें ये वाला बिहार और ये वाला झारखंड बचा। थोड़ा बहुत एरिया और हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन अभी के हिसाब से नहीं थी। उड़ीसा को एक नया स्टेट बना दिया गया, तो इधर उड़ीसा हो गई और इधर ये दोनों बिहार बन गया। लास्ट में जो पार्टीशन हुई, जो 15 नवंबर 2000 को हुई, उसमें बिहार को फिर से सेपरेट किया गया, और बिहार का हृदय को चीरते हुए दो पार्ट में बना दिया गया, ऊपर बिहार, नीचे झारखंड। तो अब ये बिहार कब बना? ये 15 नवंबर 2000 को बना। डेट से अगर कुछ संबंधित प्रॉब्लम है तो ये डेट का प्रॉब्लम यहां सुलझ जाएगा। 12 दिसंबर 1911 का एनलमेंट का घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार हुई थी, तीसरी दिल्ली दरबार थी, और इसमें घोषणा की गई कि बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। ये 12 दिसंबर 1911 को ही, ये अनऑफिशियल थी, ये अनाउंस कर दिया गया राजा के द्वारा। ये डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं किया गया, ये सिर्फ बोली के द्वारा किया गया, यानी कि ये क्या था? अनऑफिशियल अनाउंसमेंट था। ऑफिशियली 22 मार्च 1912 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि बिहार नाम का एक नया स्टेट को बनाया जाएगा, जिसमें बिहार के साथ झारखंड उड़ीसा तो रहेगा ही। उस समय बिहार ही बोला गया, बाद में झारखंड उड़ीसा हुआ, तो हम पढ़ रहे हैं कि इसका हिस्सा झारखंड और उड़ीसा भी थी। तो 22 मार्च 1912 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि बिहार को अलग किया जा रहा है। ये जो 22 मार्च 1912 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई, इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी, इसी दिन बताया गया था कि बिहार को सेपरेट किया जा रहा है, इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 मार्च 2012 को 100 साल हुआ, इसलिए यही 2012 में बहुत सारे कदम लिए गए, जो अभी हमने पढ़ा। स्टेट सॉन्ग, स्टेट प्रेयर भी 2012 में 22 मार्च को ही अडॉप्ट किया गया, क्योंकि 100वीं वर्षगांठ थी बिहार के अलग होने की बंगाल से। 1 अप्रैल 1912 को फॉर्मेशन किया गया बिहार का, यहां अनाउंसमेंट किया गया। यही क्वेश्चन 70th बीपीएससी में के प्री में आया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए और वो आंसर को गलत कर दिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है कि 22 मार्च 1912 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो क्रिएशन किया गया, जो डिवीजन किया गया, जो बिहार को सेपरेट स्टेट बनाया गया,
वो तो हुआ 1 अप्रैल 1912 को। तो आप ये याद रखिए, क्योंकि ये PYQ भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से, और बिहार झारखंड रहा। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को भी सेपरेट कर दिया गया, और अभी का बिहार बना। तो इसके लिए आप हमसे जुटे, इसके लिए आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो। हमें किसी प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए। तो हमसे जुटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बिहार का और भी जितने लेक्चर्स हैं, कम से कम 15-20 लेक्चर्स हम लाएंगे, और पूरे बिहार को बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ पढ़ेंगे। इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।